पंजाब में बोलते हैं खादा पीदा लाएदा बाकी अहमद शायदा। तो जिसने इतना प्लंडर वगैरह देखा हो तो उनको ये होता है कि जो भी है उसका मजे कर लो कि कल का कोई भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं बिहार झारखंड में, लेजिटिमाइज हो रहे हैं एंड पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं। झारखंड बोलना इज ईजियर दैन बंगाल बिकॉज बंगाल बोलने में शक भी होता है बांग्लादेश वाला। इंडिया बिफोर बिकमिंग मॉडर्नाइज बिकेम वेस्टर्नाइज। जापान ऑन द अदर हैंड they embraced modernization but they did not westernize their culture. They did not easily allow complete westernization of their culture. They have held back to a lot of things in their culture which even shows, like in modern cinema and art forms, and also it shows that they're bringing their culture into it. So उनका वहाँ पे इंडिया का फ्लिप हमने हुआ। वेस्टर्नाइजेशन इक्वल टू मॉडर्नाइजेशन। उस मूवी में इंसिडेंट्स आर ऑल मोस्टली ट्रू, मोस्ट इंसिडेंट्स आर ट्रू बट एट्रीब्यूशन थोड़ा गलत है उसका। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनामिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बुक करी समर। जब इस बुक के पेजेस को फ्लिप करते हैं तो कई लोगों का इंप्रेशन होता है कि ये ट्रैवलॉग टाइप है, लेकिन नहीं। करी समर सिर्फ एक ट्रैवल बुक नहीं है, ये उस समर की कहानी है जहां सफ़र के साथ शोक भी चलता है, परिवार भी, राजनीति भी और खुद को समझने की एक प्रोसेस भी है। इस किताब में इंडिया सिर्फ एक मैप के रूप में नहीं खुलता, बल्कि इंसान अंदर से भी खुलता है। आज मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं इस बुक के ऑथर, करी समर के ऑथर प्रणव प्रताप सिंह। नमस्ते प्रणव जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सो आपकी बुक का टाइटल बहुत एवोकेटिव है, करी समर। तो ये लगता नहीं कि ये एक सीज़न नहीं लग रहा समर, ये एक लाइफ का फेज़ लग रहा है। और करी सिर्फ एक फ्लेवर नहीं है बल्कि इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके टेक्सचर का एहसास भी देता है। तो आपके लिए करी समर असल में किस चीज़ के बारे में ये कहानी है? ओके, सी करी समर एट द वेरी सर्फेस द पैकेजिंग इज़ अ ट्रैवलॉग। इट्स अ ट्रैवलॉग। और ट्रैवलॉग इसलिए भी क्योंकि करी समर जैसे कि मैंने नाम रखा है, सो आई हैड टू इम्प्लाई अच्छे से कि इट इज़ अबाउट वन समर, वन सीजन। बट आप कह रहे हैं कि देर इज़ अ लॉट विद इन दैट समर बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ फेज़। मैंने अपना MBA कंप्लीट करा एंड मेरी ज्वाइनिंग में 4 मंथ्स का गैप था। सो दैट इज़ वो फ्रीडम लाइफ में फिर वापस नहीं आने वाली थी। तो उस फ्रीडम में मैं क्या कर सकता था, कितना ट्रैवल, कितने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर सकता था। सो आई वॉज आउट देयर कलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस। उन सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने इसमें एक जगह कंबाइन किया है। और ट्रैवलॉग में जैसे आप देखेंगे कि आपने कह दिया पहले कि पॉलिटिकल भी है, स्पिरिचुअल फ्लेवर्स भी हैं। सो वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग, द ओनली थिंग इज rather than too many places, it is fewer places and थोड़ा immersive उसमें, थोड़ा perspectives, थोड़ा trying to feel and know about the people that I'm meeting, the place that I'm going to, what kind of history, what kind of baggage that does the place carry. So उन चीज़ों में काफ़ी explorative है। तो ये किताब 4 महीने को इनकैप्सुलेट करती है। राइट। आपके IIM काशीपुर आपने कर लिया। राइट। और उसके बाद जब तक आपका जॉब लगा। राइट। ओके। जॉब मतलब लग चुका था, 4 महीने का टाइम था हमारे पास। ज्वाइनिंग डेट वाज 4 मंथ्स अवे। सो आई यूज दैट टाइम टू द बेस्ट। ओके। तो हर बुक को लिखने के पीछे एक रीज़न या एक कंपल्शन होती है। तो आपके ये बुक लिखने का क्या रीज़न रहा है? सी द वे इट स्टार्टेड वाज आई स्टार्टेड राइटिंग अ कॉलेज नॉवल। एक कॉलेज नॉवल जैसे चेतन भगत ने अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस पे लिखा था। तो मुझे लगा कि शायद मेरे कॉलेज का, मैं NIT पटना अंडर ग्रेड की बात कर रहा हूँ, वो शायद एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट है। तो मैंने उस पर लिखना शुरू किया। बट एज अ ऑथर नाउ आई हैव रिटन इन मेनी अदर फॉर्मेट्स, बट ये जो लॉन्ग फॉर्मेट है, ये लॉन्ग फॉर्मेट में आई वॉज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू द टॉपिक बिकॉज दे वर लाइक 100 कैरेक्टर्स इन माई आइज। एज एन ऑथर आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 5 कैरेक्टर्स सो दैट रीडर्स के लिए रिलेटेबल हो वो। But I failed miserably. I failed in that, and so the failure was the reason that I started reading a few books. There was a book called Patna Manual of Style. There was a book called A Matter of Rats, Brief Biography of Patna. So because Patna in my story was a character at the time. Okay. So मुझे सीखना था कि लोगों ने पटना को किस तरह से देखा है, कैसे लिखा है। So मैं सोचा कि बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ के पटना को मेन कैरेक्टर करूँ तो शायद मैं कैरेक्टर्स रिड्यूस कर पाऊँ। अच्छा। तो मैंने ये बुक्स पढ़नी शुरू की। शायद मैं कुछ और पढ़ा होता तो कुछ और लिखता, लेकिन ये पढ़नी शुरू की तो मुझे नैरेटिव नॉन फिक्शन फॉर्मेट अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद एज एन ऑथर मैं यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ
मे बी लेटर आई कैन डू दैट स्टोरी, या फिर अगर तो मैंने यहाँ शुरू किया, ये लिखना शुरू किया तब, क्योंकि जिस समय ये कहानी चल रही थी मैं कोशिश कर रहा था उस समय वो नॉवल लिखने का, बट आई फेल्ड इन दैट, सो आई थॉट आई ट्राई दिस। ओके, एंड काफ़ी अच्छी बुक किताब लिखी है आपने। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग समय के टाइम है, मतलब कॉलेज के बाद और जॉब से पहले एक लिमिटेड फेज थी। सो क्या आपको लगता है कि इंसान अपने बारे में सबसे ज़्यादा तब समझता है कि जब वो टेम्परली उसकी आइडेंटिटी जो है हवा में लटक रही है, ही इज़ फिगरिंग आउट कि क्या करना है इसके बाद? राइट, डेफिनेटली, क्योंकि इससे अच्छा टाइम नहीं होता जब आपके ऊपर कोई डिलीवरेबल का प्रेशर नहीं हो, ठीक है, यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट, एंड उस समय भी अगर आप अपने आप को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, उस समय यू शुड प्लेस ऑल योर एनर्जी, ऑल योर एफर्ट्स टू फिगर आउट वॉट यू वॉन्ट, क्या चीज़ें आपको समझ में आती है, क्या चीज़ें अच्छी लगती है, वॉट डू लाइक गिविंग एनर्जी इन, बिकॉज ये भी राइटिंग इटसेल्फ बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सेल्फ डाउट वाला प्रोसेस है, बट कहीं ना कहीं मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें मज़ा आता है। हाँ, इतना रिसर्च करना मेरे को इसके लिए अच्छा लगता है। एक लाइन लिखने के लिए आप 10 मिनट 15 मिनट रिसर्च कर रहे हो, तो एंजॉय दैट हाँ, यू एंजॉय दैट प्रोसेस। तो ये फिगर आउट, दिस इज व्हाट फिगरिंग आउट इज, कि आपको किस में मज़ा आ रहा है और आप किस में अच्छा कर पा रहे हो, किस में किस चीज़ को क्रैक कर पा रहे हो। राइट। सो बुक की जो शुरुआत है, ये आपकी मॉम की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें दिखती है। तो ये सिर्फ एक मदर सन का ट्रैवल नहीं लगता, ये एक इमोशनल नेगोशिएशन भी लगती है, जैसे प्यार, गिल्ट, जिम्मेदारी सब साथ में। सो आपके लिए इस किताब का इमोशनल स्पाइन सफ़र है या माँ का साथ होना? दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट एटलीस्ट। हाँ। सी, कॉन्वोकेशन वाज द फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज हम चले गए थे, छुट्टी हो गई, तो छुट्टी का मतलब होता है नानी घर कुछ दिन के लिए चले गए थे, विच इज़ इन औरंगाबाद, बिहार। ओके। तो वहाँ से हमारा था प्लान कि हम कॉन्वोकेशन जाएंगे, दैट वाज द फर्स्ट प्लान ऑन द आइटिनरी। ओके। हाँ, उसके बाद एक चीज़ हुई थी कि माय फादर पास्ड अवे राइट बिफोर आई जॉइंड MBA 2013 में। तो आई थिंक बारिंग अ मंथ इतना टाइम मिला नहीं था टू स्पेंड विद माई मदर। आई हैव अ सिस्टर, बट वो बाहर रहती है, तो वो भी आफ्टर पॉइंट शी लेफ्ट, सो काफ़ी हद तक मेरी माँ ने अकेले ही घर में संभाला चीज़ों को। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिला, MBA में भी उतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, एक वीक इज़ ऑल। तो वो एक टाइम मिला वापस से टू स्टे विद माई मदर, उनके साथ ट्रैवल करने का, और उनके साथ टू जो उनका इमोशनल रिलीज़ हो, या वो उन चीज़ों को शेयर करना जो एक फैमिली में होना चाहिए, वो स्पेस मिलना चाहिए व्हेन वंस यू फेस अ लॉस। तो वो एक पहला चीज़ तो वो था। एट द सेम टाइम उनको एक विजन सा आया था कि यू पास्ड आउट इन 2015, यू वर टेलिंग मी, जी, and there was 2 years MBA का, so you went to MBA in 2013 and Feb is around when my father passed away, is when I was giving interviews for I missed a few, like नरसिंह मुंजे का इंटरव्यू तो मिस हो गया था। so वो मतलब कि he saw your this result, He saw the result, he saw the percentile, which is something I am like एक क्लोजर है कि परसेंटाइल उन्होंने देख लिया था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सेम ईयर मिल जाएगा, थोड़ा सा कम था, बट ही वॉज ऑलवेज ऑफ द फीलिंग अबाउट मी दैट ही ऑलवेज फेल्ट आई एम वेरी लेजी, आई विल नेवर स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बट इफ आई डू, ही नेवर हैड अ डाउट दैट इफ ही प्रिपेयर्स ही विल गेट थ्रू। सो ही सॉ दैट रिजल्ट दैट आई वाज, मेरा एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ 96.9 परसेंटाइल था। आई वाज प्रोबेबली द लास्ट जनरल कैंडिडेट टू गेट एन IIM। ओके। हाँ, बिकॉज काशीपुर का इंटरव्यू वेटेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इवन दो थोड़ा सा लो था मेरा परसेंटाइल स्कोर, विद द इंटरव्यू आई मेड इट थ्रू। या so at least even 96.9 was good for him because now he knows that I'm preparing. In fact, that was one of the trigger events. वो अयोध्या गए थे because there were some of the things उनके life में which he really badly wanted, including a promotion for him and other things around in the family, something for my sister, something for me, and सब कुछ होता हुआ दिखा. So he went to Ayodhya and that is where he met an accident and all. So हाँ, so it kind of was also a trigger event, but then at least ये क्लोजर है कि ही गॉट दैट न्यूज़। मतलब जो उन्होंने सपना देखा था कि उनका बेटा IIM क्रैक करे, he saw that thing happening. Okay. After that, from there, and it was his dream that I go to an IIM. He really wanted. पहले तो वो UPSC चाहते थे, but I didn't want to do a government job, तो फिर वो IIM was the last thing, ठीक है। And this is where we agreed on. आप बिहार से हैं? जी। तो मतलब आपके यहाँ IIT, IIM और UPSC इस तरह का हाँ, ये तो प्लेटर रेडी है। राइट। आपका भविष्य पहले ही डिसाइडेड है। हाँ, ओके। बट IIM का ये था कि इसमें मैं नहीं मना कर सकता था क्योंकि उन्हें भी मेरा भी था। आई वांटेड टू डू मार्केटिंग, पर्टिकुलरली मार्केटिंग। ये बहुत पहले से था। जैसे हमारे देश में कहते हैं कि इंजीनियरिंग करके डिसाइड करते हैं कि करियर क्या करना है। मैंने भी इंजीनियरिंग वैसे ही किया कि ग्रेजुएशन तो करना है,
बट पहले से मन था कि मार्केटिंग और इन चीज़ों में जाना है, बहुत इंटरेस्ट था मेरे को पहले से। तो उसमें कहीं उनका वो प्रेशर नहीं था, आई एम का प्रेशर था ज़रूर कि आई एम क्रैक करो। सो व्हेन वी वेंट टू द कॉन्वोकेशन देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट अनफोल्डेड since it was a new IIM. I think 2011 was the first batch. We were 13 batch. So we were operating from a temporary campus. In favor of IIM Kashipur, I'll just add that it was one of the first new IIMs to get a whole campus of its own. Okay. So they did that almost as soon as we passed out. Okay. बहुत जल्दी किया. अच्छा. But उस समय नहीं था. उस समय एक ऑडिटोरियम था. वो टेम्पररी कैंपस भी बहुत अच्छा था. अच्छा. गन्ना संस्थान है वहाँ पे काशीपुर में. वो कैंपस. So you were in the first batch only? Third batch. Third batch. Okay. Yeah. ठीक है. So उस कैंपस में there was an auditorium, good enough auditorium for all our events, but suddenly when it came to the convocation we realized कि इतने पेरेंट्स नहीं बैठ पाएंगे because अगर 120 बच्चे हैं तो 240 पेरेंट्स हैं तो नहीं बैठ पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट में द एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस दैट वील हैव टू कीप वन ऑफ आवर पेरेंट्स आउटसाइड। एक को हम अंदर ले जा सकते हैं, एक बाहर LED स्क्रीन वगैरह सब हम कर देंगे, बट उनको साथ में नहीं ले जा सकते। दैट वाज द अनाउंसमेंट। Okay. हाँ, नाउ दैट वाज ट्रिगरिंग फॉर एवरीवन जिनके पेरेंट्स घर से आए हैं एक्सेप्ट फॉर मी बिकॉज मेरे आई हैड जस्ट वन पेरेंट। बट व्हाट हैपेंड जब हम अंदर गए, माय मदर गॉट अ सीट, आयल सीट, जहाँ से सब लोग क्रॉस कर रहे हैं, और उनके बगल में था, शी वाज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू द कॉर्नर सीट। Okay. वो कॉर्नर सीट विच इज़ मोस्ट ईजिली विजिबल टू एवरीवन, एनीवन कुड हैव कम अप एंड टेकन अप दैट सीट, बट थ्रू आउट द इवेंट वो corner seat was empty, and I was like if this person, if my father has to come down from wherever he is for one day or for one moment, this would be it. So yeah, that was very emotional for both me and my mom, because the next thing we were going to do is हम अमृतसर जा रहे थे। अमृतसर इसलिए जा रहे थे क्योंकि she had a vision, सपने में देखा था उन्होंने कि पापा को गोल्डन टेम्पल में, which वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग था। जनरली जैसे हम ड्रीम्स को डिकोड करते हैं, एज अ फैमिली वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट बट नेवर टू अमृतसर। कभी हम अमृतसर नहीं गए, गोल्डन टेम्पल नहीं गए, तो ऐसा दिस वाज नॉट मेमोरी और समथिंग ये। सो वी रिस्पेक्टेड दैट एंड इट बिकेम अ पिलग्रिमेज सॉर्ट ऑफ, मदर सन का एक पिलग्रिमेज हो गया। तो दैट मेड अस कि हम काशीपुर से हमने डिसाइड किया हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर अमृतसर निकले हम। वहाँ पे हमने बाकी चीज़ें भी की, वाघा बॉर्डर वगैरह भी ये किया। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी थे, जैसे माई मदर इज़ अ वेरी स्टॉन्च वेजिटेरियन, अच्छा। तो वो शी डजंट ईट, जहाँ पे नॉन वेज मिलता है वैसे रेस्टोरेंट्स में भी नहीं खाते हैं, प्योर वेज चाहिए उनको। Okay. सो ऑल्दो भरावंदर ढाबा बहुत फेमस है अमृतसर का। Okay. तो दिस इज़ वाई ये ट्रैवलॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक एवरीवन विल रिकमेंड आप भरावंदर ढाबा में खाओ। वो उनका भी स्प्लिट हो चुका है, भाइयों की कुछ प्रॉपर्टी इशूज़ होंगे, जो भी होंगे, दो तीन हो गए वहाँ पे। तो मे बी अ गुड ट्रैवलॉग विल टेल यू कि आप किस में खाओ, विच इज़ द ओरिजिनल, या किसी में भी खा लो। सो बट माई पॉइंट वॉज, मेरी मम्मी ने कभी, हमेशा सबके घर में होता है ना, वी हैव पिज़्ज़ा एट होम, घर का पिज़्ज़ा बहुत खिलाया, लेकिन बाहर का पिज़्ज़ा में कभी इंटरेस्टेड नहीं रही थी। तो अमृतसर में पिज़्ज़ा हट है, विच इज़ आई थिंक सारे रिलीजियस प्लेसेस में है वैसा, विच इज़ प्योरली वेजिटेरियन। Okay. तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी कि चलो मम्मी को पिज़्ज़ा हट खिलाते हैं, वरना वो कभी नहीं खाएंगी। सो आवर ट्रिप वाज डिफरेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। Okay. And she had that pizza. या अच्छा। एंड देन शी सेड द सेम थिंग कि घर पे बन जाएगी। आपने इतनी सारी जगहें देखी, तो आप सिर्फ जगहों को आपने देखा नहीं, Right. आपने उनके बारे में पढ़ा, Right. समझा। जैसे अमृतसर की हिस्ट्री के थ्रू, अटारी के नेशनलिज्म के थ्रू, जलियांवाला के सिविलाइजेशनल ट्रॉमा के थ्रू, तो ये नज़रिया नेचुरली आता है या आप कॉन्शियसली हर प्लेस के पीछे एक मॉरल वेट ढूंढ रहे थे? I won't say moral, but I think I'm usually conscious like that when I'm traveling to a place. There is a tendency to, like, when usually something has to trigger. So when you go to a place like Jallianwala Bagh, which has such a grim history, so it is a triggering thing. So it doesn't always happen, but that triggers. Okay, so this place has seen that kind of violence. Then you go to Atari, which is like so close, and you realize like such huge business districts like Lahore and Amritsar, so much of economic dependency between each other, and we drew a line in between, and we called it partition. So it changed everyone's lives. Most of the partition violence was also faced by people around these areas, right? Right. There was Jallianwala Bagh before that. There was this during the partition. There was 84 violence, and this is something which we remember. There were a large number of attacks on the Golden Temple in the era when all the Islamic infiltration was happening in India. So Golden Temple has been continuously attacked. That region has been continuously attacked. So it is. I sometimes it just makes me wonder, like, with that much of civilizational trauma in a region, it has to show in some way or the other.
And when we meet people from there, we have to like kind of keep that empathy in the back of our mind. Like we all do not come from the same sort of backgrounds or same kinds of trauma, baggages and everything. We all दैट इज़ ट्रू एंड वो कहीं ना कहीं जनरेशन में किसी ना किसी बिहेवियरल रूप में वो कैरी होता ही है right. वो ट्रॉमा एंड तो जब आपने हिस्ट्री के बारे में और जब आपने वो प्लेसेस लिखी जहाँ पे आप गए तो वो ना एक ऑर्नामेंटल टाइप नहीं लग रहा है कि आपने वो प्लेस विजिट किया एंड दैट कि जस्ट सरफेस पे वो नहीं लग रहा है आपने उसको डिटेल्ड में मतलब उसको बैकग्राउंड वॉलपेपर की तरह बिल्कुल नहीं फील हो रहा है द वे यू हैव स्टडीड इट इट ऑल्टर्ड द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस जो हिस्ट्री में हुआ तो आप मानते हैं कि इंडिया में ट्रैवल करना बिना हिस्ट्री के आप फंडामेंटली यू आर नॉट हाफ ब्लाइंड होके ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका मीनिंग नहीं है कोई अनलेस आप उसकी सिग्निफिकेंस समझते नहीं right that's how I think for me this theory developed when I started the first few times I visited hill stations, the remotest areas, right? The first feedback about the people that most of us generally come back with, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं, ठीक है, बहुत helpful लोग हैं and all that. So I at a very young age developed this sort of theory that these are the places which were not invaded to the extent the mainland was, right? Which place you are talking? Like all the remote hill stations and all. Yeah. Which were not invaded the way the plains were. Yes. Right. Yes. So I thought probably this could be a very good explanation why these people we say कि ये लोग इतने सीधे क्यों हैं, इतने helpful क्यों हैं, because the plains have seen a different kind of. हाँ. तो trusting society है. हाँ. So they must have had their own survival challenges, but not like the ones here, which changes people, like which changes your generational learning also. That for survival you cannot be like that. You have to get better at survival. So it changes. So from there that theory started, but then you have to look at each place also particularly. What has been their history, what has been their generational baggage and all those things. So yeah, I always have an kind of inkling to keep finding out about those things as In well. fact, it's reminding me of that thing जैसे पंजाब में बोलते हैं खादा पीदा लाएदा बाकी अहमद शायदा तो जिसने इतना प्लंडर वगैरह देखा हो तो उनको ये होता है कि जो भी है उसका मजे कर लो कि कल का कोई भरोसा नहीं है Right. तो कितना वो हमारे पास से कैरी हो रही है चीज है ना सो दैट इज ट्रू और जब हम दिल्ली और बॉम्बे का कंपैरिजन करते हैं काफी बार कि दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं बिकॉज उन्होंने ऑनस्लॉट देखा है And because these people, a lot of these people, it's like a refugee city also. So they have seen everything that they owned wiped out, including friends, family, relatives also, and all their possessions wiped out. So once you're building from zero, you cannot live with all those morals that other people have the luxury to live with. So बट उससे आप बिंदास भी हो जाते हो थोड़ा right, है ना तो दोनों चीजें रहती हैं right, correct. सो इसके बाद अमृतसर के बाद where did you go From Amritsar, we came back again to Aurangabad, which is my nani ghar. A very brief stay, and for the first time, I have an aunt who is a politician. Not too many politicians in the family, but I have an aunt who is a municipal councillor in Kolkata. So they invited the uncle and aunt. They invited us to come and join for the election. She had actually, I think this was going to be her fourth election and fourth term. 3 successful outings in the election they have already had. Okay. All on a Congress ticket. This was when they were deciding to move on from Congress because ever since Mamta dropped Congress did not have any future in the state. Did not have any face. Yeah. So they stuck to it for a while because anyway in the local elections the symbol doesn't matter as much as well. It's your face that matters. Right. Because those candidates have to be very accessible to the people. If you're not, the symbol doesn't help much as well. That's true. So, but then she wanted to drop INC at that time. That was a professional decision. And most of us in our family, first of all, we never got invited. This was the first time we got invited, so I was very happy about it. Because we were always... You got invited to where? These elections and all. Okay. I had never seen any of her elections. Because we used to live in other cities. We had our own career and other engagements and all those things. So this was the first time when I was available for this. So we got this invite and I was very excited. Although not knowing that this election experience would now become a recurring feature in my life, or in future I'm going to become a political consultant, do that for a living. But so this was just because I felt anyone, if you ask from the zone, I won't say all of India knows this, but Bengal elections are the juiciest. Okay. At least even coming from places like Bihar, Jharkhand, I would say
Bengal elections Even are more than Bengal, Jharkhand. Sorry, even more than Bihar, Jharkhand. yeah. Okay. Bengal is the juiciest because even still in Bihar and Jharkhand, it is not in the tradition for people to expose their preferences as much. But if you go to Bengal, you will see those preferences. That is why probably this post-poll violence is also so easy, because once the election starts, you will see all kinds of flags on all homes, even individual homes. They right? assert that their alignment is towards this party. Yeah. So in the beginning, you'll see all kinds of flags on the home. Okay. But eventually, I will remove the flags which I don't want and Okay. keep the ones which I want. So Okay. it is very obvious. Like you can go around and do a booth survey that way as well in Bengal. roaming around only. Yeah. How many of which flags do you see on individual establishments, on home houses and all? Okay. That's also a good way to, like in Calcutta too, which I don't think is, I have not visited Northeast during the elections, but I don't think I've seen anywhere in mainland India where your allegiance is so clearly visible. People wear it on their sleeves, so to say. But that's how it becomes easy for post-poll violence also. Targeting also, yeah, Okay. definitely. Okay. So then you went to that place. So Calcutta, the first few things was for me, it was even as a marketing student, I was barely before my first marketing role. So I got a lot of learning in the, we were doing a lot of door to doors and all also. So got a lot of learning over there. One shocking experience for me over there was that one time, like very close to my home. We are very close to Gangaji. It's walkable, like 200 meters, or 3 at max. And from another 100 meters from there, right on the banks of Gangaji, right along a curve, it is hidden from both sides because it's on a curve. There was an makeshift establishment housing more than 200 people. Okay. And those I first didn't know. I just didn't have the intention to get out of the car and go meet them once my aunt got out of the car. It's scary. I just didn't have the intention to go and meet them at first. I could be snobbish at the time because now I've realized, going on a lot of election campaigns, is that is one complaint a lot of people have about a lot of leaders, like ये उतरते नहीं है, ये मिलते नहीं है, ये गाड़ी में ही निकल जाते हैं, एसी से नहीं निकलते. So I was probably being one of those guys at best, right? But once she left, her driver updated me about who these people are. These people were all Bangladeshis. So he told me very clearly, like, they have not voted for us so far because their protection comes from a different party, and we have that symbol now. Now they'll vote for us. He said that very confidently. Once my aunt walked back into the car, she saw my face. मेरे बहुत clearly visible था, मतलब मेरे चेहरे पे, that the whole shock. कि अच्छा बांग्लादेश वाले ये लोग हैं, हम इनसे वोट मांगने आए हैं. सो वो शॉक बहुत विजिबल था मेरे फेस पे. तो शी कुड रीड दैट. तो उन्होंने फिर बताया नहीं हमें, शी काइंड ऑफ रिपीटेड हिम कि हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं दोबारा, अब ये वोट कर देंगे, हाँ इनका वोट फिक्स है हमारे लिए. सो इवन मतलब अभी भी आई वाज कीपिंग ट्रैक बिकॉज बंगाल इलेक्शंस आ रहे हैं. So I was keeping track of it. I asked my family. So it is true जो हमने सुना था ना न्यूज़ में उस समय कि बहुत सारे ऐसे बस्तियों में जहाँ बांग्लादेशीज रह रहे हैं या शक है कि वो रह रहे हैं, तो SIR के नाम पे, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के नाम पे बहुत सारे इसके डर से भागे थे. अच्छा. सो आई चेक विद माई फैमिली. वहाँ से भी जहाँ 200 से 300 लोग रह रहे थे, वहाँ आज 5 से 10 लोग रह रहे हैं. मैक्सिमम, हाँ अभी नहीं रह रहे मैक्सिमम लोग, और उनका नाम भी स्ट्राइक ऑफ हो चुका है. नहीं तो जो रह रहे थे वो, उनके पास उन्होंने आधार वगैरह बनवा लिए थे या वो इलीगली थे तब? सब कुछ था उनके पास. सब कुछ था. दे हैड आधार, वोटर कार्ड, एवरीथिंग. ओके. हाँ. एंड इफ यू वांट टू नो, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब उनका मोडस ऑपरेंडी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. द मोमेंट, बिकॉज ये झारखंड के भी जो बंगाल से सटा हुआ हमारा दुमका वाला रीजन है, उसमें भी बहुत प्रेवलेंट है ये. ये वंस दे कम टू इंडिया, इनको कोई स्पॉन्सर होता है. ये आपने जहाँ उन्हें देखा वो कहाँ पे, वो एग्जैक्टली कौन सा बॉर्डर है? अभी तो मैंने, ये तो कलकत्ता का बता रहा हूँ, अपने वार्ड में कलकत्ता में जहाँ मैंने इनको देखा. ठीक है. बिल्कुल मेरे घर के पास गंगा जी के किनारे. ओके. हाँ ठीक है. ये वहाँ पे देखा. हाँ. और जो हमारे झारखंड में जो सेटलमेंट्स है, हाँ. वो झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास दुमका रीजन जो है उधर ज़्यादा है. ठीक है. तो वो बांग्लादेश से कितनी दूर है? बांग्लादेश से झारखंड एंड सम पार्ट्स इज वेरी नैरो ऑल्सो, मतलब इट्स, आप वॉकेबल भी कह सकते हो बांग्लादेश बॉर्डर से इन सम पार्ट्स. ठीक है. तो वो वहाँ जो आते हैं, दे हैव गॉट अ स्पॉन्सर. ओके. तो किसी मदरसे में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में आके रुके वो. अभी इनका पेपर बनना कैसे शुरू होगा कि जो पहले एंटर कैसे करते हैं?
एंटर तो खैर उसके तो वी हैव अ वेरी पोरस बॉर्डर, स्टिल अ वेरी पोरस बॉर्डर, ऑल्दो बहुत बॉर्डर रिजोल्यूशन हुआ है, लेकिन आई थिंक आई वाज रीडिंग अराउंड 175 किलोमीटर्स का बॉर्डर अभी भी पोरस और रिवर्स और वाटर बॉडीज ऐसा है. अच्छा. हाँ, सो एंटरिंग इज़ वन चैलेंज एंड लेजिटिमाइजेशन ये अलग चैलेंज है, दोनों अलग अलग चैलेंज है. ठीक है. हाँ, पहले तो हाँ ठीक है कि हमें एंटर जितना हो सके वो बॉर्डर को सील करे सो दैट वो इलीगल एंट्री ही क्लोज हो. ठीक है. फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम है लेजिटिमाइजेशन का, इनका डॉक्यूमेंटेशन करके हम लेजिटिमाइजेशन करते हैं. सो माई एक्सपीरियंस कम्स इन टू दिस फील्ड बिकॉज वो बॉर्डर वाला इशू है. बट वंस दे कम इनसाइड, इनको जो भी इनके स्पॉन्सर होते हैं ये लेकर आते हैं एंड दे गिव देम अ सेफ स्पेस. वहाँ पे रुकने के बाद लोकल्स जो होते हैं, यू कैन कॉल देम लोकल वॉलंटियर्स ओनली, क्योंकि उनके साथ फिर ये लीगल मोस्टली सिविल केसेस, लैंड डिस्प्यूट्स, ओके. ठीक है. तो एक दूसरे के ऊपर केस काउंटर केस करके ये वहाँ पहला डॉक्यूमेंटेशन बनता है, दिस इज़ देयर नेम, दिस इज़ देयर फादर्स नेम. वो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन उनका कोर्ट में तैयार हो जाता है कि दिस पर्सन हैज़ दिस लीगल डिस्प्यूट इन इंडिया विद दिस फादर्स नेम एंड ये फैमिली है उसकी. नहीं, तो जब आप डिस्प्यूट के बारे में एंट्री वगैरह करते हो, हाँ. तब डॉक्यूमेंट, तब कहाँ के रजिस्टर दिखाते? तब उनका डॉक्यूमेंटेशन, हाँ. हाँ, वो वहाँ से नहीं, उसके पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं उनके पास, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज शोन एज प्रूफ जब वो आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बनाने जाते हैं. नहीं, तो जब उनका लीगल डिस्प्यूट रजिस्टर होता है, हाँ. तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं? इंडिया के या ऑब्वियसली नहीं, इंडिया बांग्लादेश के तो डॉक्यूमेंट्स नहीं, दे मोस्टली टेक न्यू आइडेंटिटीज आल्सो. न्यू आइडेंटिटीज. तो न्यू आइडेंटिटीज से वो एक सिस्टम के पार्ट बन गए, सिस्टम में आ गए. हाँ. ओके. हाँ. ठीक है. सो लीगल सिस्टम में आ गए वो. वहाँ से दीज आर यूज्ड फिर उनका ये जनरेट करने के लिए आधार और ये सब, कि कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड दिस डॉक्यूमेंट कि इस आदमी ने इस पे केस किया है. तो ठप्पा लग गया, तो बस हाँ, अभी इंडियन हाँ, हो गया. हाँ. ओके. दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स. दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स. ओके. एंड ऑफ कोर्स देयर इज करप्शन एट द लेवल ऑफ ऑल दीज एजेंसीज जहाँ पे आधार रजिस्ट्रेशन और ये सब हो रहा है. ऑफ कोर्स देयर इज करप्शन एट दैट लेवल बिकॉज वंस यू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स यू ऑल्सो रियलाइज एक पर्टिकुलर रीजन में वैसे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो करने वाले को तो पता है वो क्या कर रहा है. राइट. देयर इज ऑफ कोर्स हेल्प एट ऑल दोज लेवल्स. तो जो स्पॉन्सर करता है इनको, उनको क्या मिलता है? स्पॉन्सर जैसे किसी ने बॉर्डर इनको क्रॉस कराया, राइट. फिर आगे जो स्पॉन्सर है जो इनका इंश्योर कर रहा है कि यहाँ लेजिटिमाइज हो जाए, उनको क्या इंसेंटिव रहता है? इंसेंटिव आई थिंक सबसे पहले इंसेंटिव तो वही है जो हम डेमोक्रेसी में क्राउड का इंसेंटिव देखते हैं. अच्छा. ठीक है. आप अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और आपके पास 500 लोग हैं तो यू हैव अ डिफरेंट से, यू गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स. या 1000 लोग हैं या 5000 लोग हैं. ओके. हाँ. सो एटलीस्ट देयर इट इज़ वेरी यूजफुल. दैट इज़ वन इमीडिएट रीज़न जहाँ पे कि इनको एक मॉनेटरी गेन इज़ वेरी विजिबल. हाँ. सो दैट्स वेयर द फर्स्ट प्लेस वेयर लॉजिकली भी अगर हम समझे तो स्पॉन्सरशिप वहाँ से तो आएगी. बिकॉज इनका वोट भी एज आई सीन लाइक इन कैलकाटा या अदर प्लेसेस ऑल्सो प्रोफेशनली बाद में भी जो देखा, दिस वोट इज सो टाइटली टाइड टू अ पार्टी या हुएवर इज देयर स्पॉन्सर और प्रोटेक्टर इज लाइक दैट्स द मेन कॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप. तो आपको कैप्टिव आपका वोट बेस मिल गया, फिर आप उससे फंड्स आप रेज कर सकते हो. राइट. ओके. तो अभी वैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शंस दैट आर कमिंग अहेड एंड जो भी सरकार ने इलीगल इमिग्रेशन के लिए स्टेप्स लिए, राइट. सो व्हाट इज देयर रिजल्ट ऑन द ग्राउंड लेवल दैट यू आर सीइंग? और ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में आपको इंडिया के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें पता चलती हैं जो यहाँ दिल्ली बैठे स्टूडियोज में नहीं पता चल रही है? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट आज के डेट में तो द वे द टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, इट्स नॉट इवन अबाउट दैट यू हैव टू ऑलवेज गेट ऑन द ग्राउंड, बट इट्स ऑलवेज टू गो ऑन द ग्राउंड. लाइक इन बीच बीच में तो ग्राउंड में तो आप जाएँ, वो बहुत ज़रूरी है. वेस्ट बंगाल के बारे में अगर आप पूछें इन रिस्पेक्ट टू SIR कि उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, सो आई हैव सीन बहुत सारे. SIR किसने बनाया, थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट? SIR एक्चुअली पहले भी हो चुका है, कांग्रेस के टाइम में भी हो चुका है. Okay. बट अभी फिर से SIR यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन टेरिटरीज. तो ये वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही ज़रूरी था जहाँ पे कि लीगल इमिग्रेशन प्लस लेजिटिमाइजेशन. बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर मैं केरला घूमने गया था. तो केरला में जो फ्रेंड्स हमें होस्ट कर रहे थे वो हरियाणा वगैरह के थे. उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे झारखंड के बहुत लोग हैं यहाँ पे, मतलब शॉप्स में बहुत काम करते हैं, मुझे झारखंड के बहुत लोग मिलते हैं. अच्छा. आज सरप्राइज तो बट ठीक है. बट ये बात निकल गई दिमाग से. शाम तक हम गए शॉपिंग, कुछ दुकान
तो वहाँ ही वॉज एट हिज रेगुलर शॉप, उसने मेरे को बोल दिया कि ये देखो ये भी झारखंड से। नॉर्मली आप केरल में किसी झारखंड किसी बिहार अपने साइड के आदमी से मिलोगे तो फिर वो आप पूछते हो कहाँ से हो, कैसे, ये सब पूछते हो, कितने दिन से यहाँ मन लग रहा है, खाना वाना अच्छा, सब बात होती है 2-4 लाइन, इवन इफ यूज अ स्टाफ देयर, तो ये बात होती है। आई ट्राई टू इनिशिएट दैट कॉन्वर्सेशन, ये 2-3 बार हो गया, वो वापस मेरे से बात नहीं कर रहे थे। अच्छा। हाँ, सो आई हैड अ फीलिंग विच आई कांट लेजिटिमाइज, लेकिन दिस फीलिंग वाज देयर कि कुड बी कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं बिहार झारखंड में, लेजिटिमाइज हो रहे हैं एंड पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं। झारखंड बोलना इज़ ईजियर दैन बंगाल, बिकॉज बंगाल बोलने में शक भी होता है बांग्लादेश वाला, झारखंड बोलने पे थोड़ा शक भी नहीं जाता बांग्लादेश वाला। तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरे घर के पास से कोई और बिल्कुल नहीं डिस्कस करना चाह रहा है कि कौन से ज़िले से है, कहाँ उसका घर है, ये वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा है। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हो रहा है, लेजिटिमाइजेशन फैक्ट्री शायद थोड़ा बिहार झारखंड बन रहा है। हाँ, बंगाल झारखंड, सॉरी, बंगाल झारखंड में लेजिटिमाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, बट जब झारखंड में होता है तो शक कम होता है ऑब्वियसली। हाँ, बिकॉज बंगाल के नाम से बांग्लादेश लोग सोच भी लेते हैं। हाँ। झारखंड के नाम से उतना, दैट्स नॉट द फर्स्ट थॉट यू हैव। राइट। और थोड़ा हमारे झारखंड का कर्स भी है कि लोग उतना जानते नहीं है झारखंड के बारे में। नॉट, मतलब इट्स रेयरली एज मच इन द न्यूज़ एज अदर प्लेसेस। दैट्स ट्रू। तो फॉलो अप क्वेश्चंस लोगों का नहीं होता है। बंगाल में तो कुछ भी फॉलो अप क्वेश्चन हो, आई थिंक आप रैंडमली निकलो, वहीं जाते हैं। हाँ, तो बंगाल के बारे में 1-2 चीज़ें तो जानते हैं, एटलीस्ट आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, यू नो लिटिल अबाउट कैलकाटा। आप सीएम का नाम जानते हो, बट आप सेम निकलोगे तो शायद व्हेन आई टेल पीपल आई एम फ्रॉम रांची, लोग पूछते हैं कराची। तो झारखंड थोड़ा सा तो इसमें नॉट सो पॉपुलर है, आप कह सकते हैं। सो इट्स अंडर द रेडार वाला प्लेस। तो आप, आई थिंक आई हैड दैट फीलिंग दैट काफ़ी लोग बिहार झारखंड में लेजिटिमाइज होके देन पूरे कंट्री में फिर स्प्रेड हो रहे हैं, इस तरह वैसा भी मुझे लगा था। तो ये लेजिटिमाइज हो ऐसे रहे हैं कि वो केस कर लिया एक दूसरे पे, सिविल केस इज़ वेरी हार्मलेस, वो करके अपना डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लिया, वहाँ से लेजिटिमाइज हो जा रहे हैं। बट SIR में तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लाइक आपको जनरेशनली देखेंगे कि फादर्स नेम अगर है तो फादर्स नेम कौन से बूथ में था, पहले किधर थे। तो काफ़ी वो इलेक्शन कमिशन का एक्सरसाइज है, वो इलेक्शन कमीशन अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से उसको रिवाइज कर रहा है। तो वो अगर आप नहीं लिंक्स एस्टैब्लिश कर पाए अपना, मतलब कंटिन्यूस स्टे इन द टेरिटरी अराउंड, आप दूसरे बूथ से भी आए हो तो नहीं कर पाए, तो फिर आपका नाम वहाँ पे स्ट्राइक ऑफ होगा। ऐसा SIR में और कुछ पावर नहीं है। आई डोंट नो व्हाट वाज द मैसेज, किस वजह से वो डर गए और छोड़ के चले गए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है इन लोगों को वहाँ से हटाने का। दे कैन ओनली स्टॉप, प्रिवेंट द वोटिंग। इलेक्शन कमीशन इतना ही कर सकती है। बट फॉर जो भी मैसेजिंग हो, जो भी डर हो, बहुत सारे ऐसे जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड रहते, बहुत सारे ऐसी जगह बंगाल में तो डेफिनेटली खाली हुई है। बट थोड़ा सा मिसरीड कर रहे हैं इसको लोग, बिकॉज आई हैव सीन पॉपुलरली बहुत लोग ऐसा डेटा दिखा रहे हैं कि जितना SIR में नेम्स हमने हटाए हैं, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द गैप इन वोट शेयर बिटवीन BJP एंड TMC। अच्छा, राइट, ओके। बट दैट इज स्टिल थोड़ा सा सुपरफिशियल, बिकॉज आपने पूछा मेरे से ग्राउंड से कौन सी चीज़ें पता चलती हैं। राइट। तो व्हेन आई टॉक टू पीपल इन माय फैमिली, कैलकाटा में तो एटलीस्ट दे आर वेरी पॉलिटिकली एक्टिव। नाउ देयर इज अ स्प्लिट, रेस्ट ऑफ माय फैमिली इज विद BJP एंड माय आंट इज विद TMC। सो बट उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बताया कि इसमें इट्स 70-30 रेशियो। 70 अगर 100 जन आपके बूथ में जिनका नाम कटा है, तो उसमें 30 हिंदू भी हैं। अच्छा। हाँ, एंड फॉर वेरी वैलिड एंड जेन्युइन रीजंस कि किसी का घर शिफ्ट हो जाता है और somebody has passed away, किसी ने कहीं और अपना रजिस्टर कर लिया वोटिंग के लिए, तो डुअल एंट्रीज है। ठीक है। हाँ, तो ये सारे भी क्लीन हुए हैं। बट ये पता नहीं कि वो हिंदूज जो है वो हाँ, वो TMC हिंदूज हैं या BJP हिंदूज हैं, नहीं पता। सो इफ ऑल दोज 30 आर TMC हिंदूज, देन दिस डेटा जो इंटरप्रिटेशन लोगों का है वो सही है। बट इफ इट इज लाइक 20% BJP, which they would want, if अगर जो BJP supporters हैं, they would want it to be 20% BJP, all the Hindus, तभी तो even if it is 20% like 60% BJP out of that, तो 20% लोग ऐसे भी हैं जिनका जो नाम कट रहा है वो BJP, और कट रहा है इन द सेंस कि कहीं और वो मूव कर गए हैं, या if they are no more, मतलब वैसे लोगों का। तो वो तो मतलब इस पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ SIR is not enough to win BJP the election। ओके। हाँ, इट इज़ फेवरेबल, बट जो वो कैलकुलेशन है कि सिर्फ SIR से दे कम नेक एंड नेक, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। नेक एंड नेक उससे नहीं है, इट्स स्टिल बिहाइंड बिकॉज ऑफ द SIR। बट हाँ, देर इज़ अनदर थिंग आई फेल्ट अबाउट कैलकाटा इज लाइक वेस्ट बंगाल में जनरली इट इज़ अ रेजीम चेंज, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट चेंज। वहाँ पे रेजीम आती है और दे गिव देयर मैंडेट, तो पूरा ही मैंडेट देते हैं। आई हैव नेवर सीन वेस्ट बंगाल का इलेक्शंस वेयर इट्स बीन मार्जिनल।
स्पेशली व्हेन मतलब बिल्कुल ही रेजिम चेंज हो रहा हो. What is the difference between regime and government change? Regime and government is for 5 years in a democracy. Even though you have to, we're Change still in the government, democracy. हाँ, You have to vote every 5 years in Bengal as well. हाँ. But the way Bengal has voted even in the past, so उन्होंने CPI को बहुत अच्छा लंबा समय दिया था. और फिर जब उनको हटाया, why I'm calling it regime changes because ऐसा हटाया, हाँ, ऐसा हटाया भी तो ऐसा हटाया कि वापस नहीं आ सकते वो, with a very clear message कि they are history, which is why I'm calling it regime change. कि आप जा भी रहे हो तो ऐसे जा रहे हो कि वापस नहीं आ सकते हो. Okay. हाँ. Okay. So And that this is very peculiar to Bengal. to Bengal, हाँ. तो in that sense I always had a feeling कि बंगाल में regime change जब होगा तो वो पहले से दिखने लगेगा. It should be very visible. वैसा I won't say exactly वैसा है. The only place it is visible is probably in ममता के speeches में, ममता बनर्जी के speeches में, how she is referring again and again to the result. आप वोट नहीं करोगे तो फिर 2 बार कर लिया उन्होंने. एक बार तो प्रॉपर थ्रेटन कर दिया लोगों को कि क्या बोला exactly? कि I have a special community waiting and they'll unleash their wrath on you, sort of like that, something like that. And the other one was कि आपको इलेक्शन के बाद आप फिर आके रोना मत कि आमी बीजेपी कोरी ना, आई डोंट डू बीजेपी. वहाँ कहते हैं बीजेपी करते हो या टीएमसी करते हो. अच्छा. हाँ, बिकॉज पॉलिटिक्स इज सो मच इन द वेन्स कि कुछ ना कुछ तो आप करते हो. और ममता ओपनली अपनी स्पीचेस में ये थ्रेट्स देती है. हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज डन. मतलब पास्ट में ऐसा नहीं किया कभी. मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर शी एज अ लीडर ऑफ द पार्टी, फेस ऑफ द पार्टी, हैज टू डायरेक्टली इशू दैट थ्रेट. दैट मीन्स शी इज ऑल्सो थ्रेटन. हाँ. So that's her reading. Mamta is one of the best places, better place than me to read what is happening in Bengal. तो हाँ, ये एक न्यू चेंज है ममता में. That is the only place where I can see, which I wanted to see. अगर if that indicator नहीं दिखता ना मेरे को तो मैं नहीं बोलता कि वहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है. और वो इंडिकेटर एग्जैक्टली और कहीं तो नहीं दिख रहा है, बट ममता के स्पीचेस और एक्सप्रेशन में थोड़ा दिख रहा है ये चीज़. हाँ. तो किस तरह का फोरकास्ट हम वो कर रहे हैं? So which again confusion मेरा बस इतना ही है कि I still have not been able to predict कि इतना बड़ा वो regime change वो इंडिकेटर नहीं दिख रहा है. तो अगर ये होगा तो ये पहली बार ऐसा होगा कि मार्जिनली, अगर आप मार्जिनली देख रहे हो रिजल्ट आता है 10-12 सीट से बीजेपी निकल रही है, तो ऐसा होगा तो बंगाल में पहली बार होगा. विच इज़ वाई प्रेडिक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर वैसा हुआ तो. और अगर बिल्कुल ही वन साइडेड तो अभी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक और ग्राउंड से जो मेरे पास इंटेल है वो ये कि पहली बार कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इतना सबड्यूड हो रहा है. इट इज़ यूजुअली मच लाउडर, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि इवन बीजेपी इज़ नॉट एज लाउड. ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बोथ पार्टीज आर वर्किंग ऑन ग्राउंड, बट जो पॉलिटिकल वो होती थी एक दूसरे को बोलते थे वो सब नहीं हो रहा. हाँ, वो सब इनफैक्ट रील्स में भी कुछ वायरल नहीं आ रहा. मोदी ने ये कहा, ममता जी ने ये. आप ममता के ये 1-2 स्पीच हटा दो तो बिल्कुल ही कुछ भी उतना, बिकॉज बंगाल इलेक्शन फिर पूरा देश देखता था, आता था रोज कुछ ना कुछ मसाला मिलता था उनको. वो नहीं हो रहा है इस बार. सो दीज थिंग्स मेक प्रेडिक्शन वेरी डिफिकल्ट. इनफैक्ट जो 2015 में जब ममता आई थी तब काफी ये टू एंड फ्रो हुआ था और तब काफी मटेरियल निकल रहा था. तो तब कैसे इनका आना हुआ था? What was the situation on the ground? And that's also very interesting. I think I have mentioned something about that in the book as well. आपने नैनो के उससे आपने हाँ, the Tata Nano connection between Mamta and Modi. Like मेरा क्योंकि MBA बैकग्राउंड है तो बिजनेस बैकग्राउंड से जितने हैं, जिसने भी बिजनेस स्टडीज़ की है, जब भी आप टाटा नैनो उनसे बोलोगे तो एक केस स्टडी सबको पता है कि टाटा नैनो इज़ अ प्रोडक्ट जो अपने ब्रांडिंग की वजह से फेल कर गई. प्रोडक्ट खराब नहीं था, इसका प्राइसिंग भी अच्छा था, बट ब्रांडिंग आपने कर दिया कि इट्स अ वेरी चीप प्रोडक्ट. तूने नैनो ली है, मतलब तू ऐसा ही है. हाँ, मतलब आई हैव सीन दोस्त के नैनो में बैठ के बगल में पल्सर वाला ऐसे करके जाता था कि तेरे से महंगी है. ऑल्दो नहीं थी, बिकॉज बाय द टाइम इट लॉन्च वो 175 की हो गई थी, बट उसके अंदर वो था कि यार मेरी पल्सर. हाँ, इट्स जस्ट अ स्कूटर विद अ छत. ऐसा वो था, ऐसी ब्रांडिंग हो गई थी उसकी. हाँ, बिकॉज इस इन आवर कंट्री कार तो स्टेटस से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है. बट थी वो कार, ठीक थी, कार भी अच्छी थी. उसका मैंने जो देखा, मैंने चलाई है वो गाड़ी, तो फिर मेरे को तो अच्छा वो था. उसका ज़्यादा सेल्स मैंने देखा वैसी फैमिलीज में था जहाँ सेकंड कार का जरूरत था. एग्जैक्टली. जिनको बिल्कुल भी नहीं सोचना था कि ये मेरे स्टेटस को डिफाइन कर रहा है, उन लोगों ने खरीदा और बहुत यूज किया. एंड द सिटी बहुत कंफर्टेबल थी. हाँ, बहुत ऐसे यू टर्न ले लेती थी बिल्कुल. हाँ, तो प्रोडक्ट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से फेल.
right? But if we look at it politically, the political impact of Tata Nano on the political landscape of India, Tata Nano became the branding vehicle for two of the most unsinkable political brands of the next couple of decades. सबसे पहले तो ममता was an outsider, she was a challenger. उसने जब सिंगूर प्लांट का when she started opposing that turned so violent, that turned so aggressive, that जो वो fear मैं बोल रहा हूँ ना, वो डर एक समय मतलब कम्युनिस्ट जिस तरह से अपने ओपोनेंट्स में रखती थी, वो डर उल्टा कम्युनिस्ट के ऊपर दिख रहा था. अच्छा. हाँ, उसने शी मेड इट दैट अग्रेसिव, राइट. तो वो चीज़ अब उतना वायलेंट इलेक्शन तो हो नहीं रहा, बट एटलीस्ट वो फियर साइकोलॉजी में है, जो मैं कह रहा हूँ, देख पा रहा हूँ. इसके पहले के इलेक्शंस जब रेजिम चेंज मैं बोल रहा हूँ, रेजिम चेंज इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि शायद वो उस तरह का वायलेंस और उस तरह का पब्लिक अपराइजिंग इन चीज़ों के साथ होता था वहाँ, जब भी आपने देखा है पावर चेंज. तो अभी दोस्त उतना तो वायलेंस तो ऑब्वियसली नहीं है, बट हमने प्रोटेस्ट देखा है, संदेश खली आरजीकर इन चीज़ों में पीपल केम डाउन ऑन द स्ट्रीट्स और प्रोटेस्ट किया, बट ऑब्वियसली इतना वायलेंट नहीं है. लेकिन जिस तरह से ममता ने आई वुड से कि कम्युनिस्ट जो कर रहे थे, उन्होंने कोलकाता को बहुत पीछे पॉलिसीज़ से बहुत दिन तक तो बहुत पीछे लेके गए. दे अपने सारे गलत को दे वे मेकिंग राइट ऑफ ऑल देयर रॉन्ग्स एक टाटा नैनो का प्लांट लगा के वहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे फ्रेटिकुलाइजेशन का पॉलिसी का इम्पैक्ट था, तो झारखंड और बिहार जो जिस रीजन से जितना हमारे मिनरल्स, सो दिस फ्रेटिकुलाइजेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 47. लेट मी थोड़ा सा एक्सप्लेन दैट. तो 47 में दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट स्टेड टिल अबाउट 97. 50 साल तक आप पूरे इंडिया में कहीं भी रॉ मटेरियल उठा के ले जाओ, कहीं भी, मोस्टली हम कहते हैं झारखंड छत्तीसगढ़ में हमारे सबसे ज़्यादा 50% तो इधर ही है, मोर देन 50%. आप कहीं भी लेके जाओ, इट इज़ ऑल फ्री. रेलवे में इट इज़ कम्प्लीटली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. अच्छा. सो इससे द ऑब्वियस इम्पैक्ट ऑफ दिस विल बी कि एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट यू वुड वांट टू सेट अप क्लोजेस्ट टू योर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एक्सपोर्ट आपको ईजिली अवेलेबल हो. So most of the development, it pushed all the development towards coastal areas. क्योंकि वो चार्ज नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप पास नहीं. Because once it's a finished good, उसके ट्रांसपोर्ट में आपको कॉस्ट लग रहा है. तो आपको एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इंसेंटिव नहीं है वहाँ पास में इंडस्ट्री सेट करने का. इनफैक्ट रिवर्स इंसेंटिव था. रिवर्स इंसेंटिव है कि आप फ्री में जितना दूर ले जा सकते हो ले जाओ, तो आप कोस्ट पे ले जाओगे डेफिनेटली, और उसके बाद का आपको लगना ही है. राइट. हाँ, तो अब एज फार एज पॉसिबल मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वाज पुश्ड टुवर्ड्स द कोस्ट. इनफैक्ट बिहार झारखंड तो हमारा कंबाइंड इकोनॉमी 1960s तक तो टॉप फ्यू इकोनॉमीज में था स्टेट के. स्टेट में अगर आप लिस्ट देखोगे तो तब तक तो था, सर्वाइव किया 47 से अर्ली 60s तक, 60-61 तक आई थिंक. एंड फिर वो डिक्लाइन ओवर द टाइम दिखना शुरू हो गया वहाँ से, वो डिक्लाइन. और बट बंगाल भी, बट बंगाल को वो एडवांटेज नहीं मिला बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग पॉलिटिक्स. बंगाल को एडवांटेज नहीं मिला जो वो इजीली ले सकते थे. जो वो इजीली ले सकते थे, वो दे लॉस्ट दैट एडवांटेज. क्योंकि अगर हम देखें तो आज़ादी के समय बंगाल वाज इन द बेस्ट प्लेस टू टेक दैट एडवांटेज, बिकॉज जितना इनरिच बंगाल को कैलकाटा को करके गए थे अंग्रेज, शायद ही उतना किसी को किया था. ऑब्वियसली मुंबई वाज देयर बिकॉज इट इज़ द वेस्टर्न पोर्ट, बट कैलकाटा के पास बहुत अच्छा एडवांटेज था जो स्क्वांडर किया. देन 50 साल का वो आपको फ्रेटिकुलाइजेशन पॉलिसी का भी आप फ़ायदा देखेंगे तो वो भी उन्होंने मिस आउट किया. इतनी सारी चीज़ों को मिस आउट करके आफ्टर रनिंग डाउन देयर इकोनॉमी, कम्युनिस्ट पार्टी मोस्ट ऑफ द टाइम 30 साल से तो ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया कि चलो हम एक प्लांट ले आते हैं, दैट टू टाटा. एटलीस्ट जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे देश में, टाटा का जो परसेप्शन है दैट इज़ वेरी क्लोज टू सोशलिस्ट आइडियल्स. हाँ, सो इफ़ एनीवन, अगर टाटा को नहीं खोलने मिला वहाँ, तो फिर दूसरा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ मुड़ के हिम्मत ही नहीं करेगा. हाँ, तो ये इन्होंने टाटा के साथ, और कम्युनिस्ट तो दे रहे थे उनको, फिर भी ममता ने बोला कि तुम अच्छे कम्युनिस्ट नहीं हो, मैं बताती हूँ कम्युनिज्म कैसे होता है. सो शी डिडंट लेट दैट हैपन. दैट्स हाउ प्रोबेबली बंगाल चेंज्ड द फेस, बट पॉलिटिक्स और पॉलिसीज चेंज नहीं हुए बिकॉज ममता वाज डूइंग, केप्ट ऑन डूइंग दोज थिंग्स जो पहले से भी चला आ रहा था. इनफैक्ट इवन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर ऑन दोज वैल्यूज. तो उसका बीजेपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था उस समय? उस समय तो आई थिंक बीजेपी वहाँ पे नेग्लिजिबल थी. नेग्लिजिबल थी. Mamta was the challenger. Mamta, in fact, there was this KMC election in which Congress came very close. Around 144 seats है वहाँ पे. Okay. And Congress got close to 66 seats. That is when Mamta was
still with Congress. She was leading Congress at that time, sort of. There were other senior leaders, unse bhi senior. Obviously, she didn't find that space, so she split up and she made her own party. But उस समय they out of 144 they came to around 66 seats, which I'm telling you कि बंगाल में बहुत रेयरली होता है ना कि एकदम मार्जिनल ऐसा इलेक्शन हो. Yes, yes. हाँ, राइट. तो वो हुआ था, बट देन शी स्प्लिट अवे. उसके बाद से इवन कांग्रेस डिडंट हैव अ फ्यूचर. सो काफ़ी शुरू से काफ़ी बाइनरी बाइपोलर ही रहा है वेस्ट बंगाल. इट्स ईदर दिस और दैट. तो वहाँ तब बीजेपी का एंट्री था. आफ्टर ममता बीजेपी, शुरू में तो ममता एनडीए गवर्नमेंट में भी थी, बट आफ्टर ममता देन बीजेपी केम इन एज द ऑपोजिशन पार्टी, बिकॉज कम्युनिस्ट को ऐसा हटाया लोगों ने कि इट वाज नॉट इवन द ऑपोजिशन एज आई सेड. हाँ, रेजिम चेंज. सो देन बीजेपी, इनफैक्ट आफ्टर ममताज राइज टू पावर, फिर बीजेपी का वहाँ पे प्रॉपरली वहाँ पे बीजेपी का अगर कहेंगे तो पॉलिटिक्स वहाँ पे चालू हुआ. तो ये आप बोल रहे हैं कि जो टाटा नैनो का जो चीज़ थी, डिस्पाइट ममता गिविंग इट एन एंट्री, इसलिए नहीं कैच ऑन कर पाई बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग. बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग टाटा डिड नॉट कैच ऑन, बट ममता को उसने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया सीएम बनने का. आप देखोगे तो पूरा कैंपेन ही उनका सीएम कैंपेन, शी वॉज एन आउटसाइडर, वो टाटा नैनो पे शुरू हुआ. एंड बिकॉज टाटा नैनो वहाँ सेटअप नहीं हुआ, सो इफ यू रिमेंबर नरेंद्र मोदी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ही स्टूड अप एंड सेड कि आप यहाँ हो, मैं 1 रुपये में ज़मीन दूंगा, आप यहाँ फैक्ट्री लगाओ. और प्रोडक्ट चले ना चले, वो फैक्ट्री बन गई और प्रोडक्शन चालू हो गया. वो उन्होंने करके दिखाया, जिससे बहुत चेंज आया है नरेंद्र मोदी के नेशनल ब्रांडिंग में. क्योंकि उसके पहले उनकी नेशनल ब्रांडिंग में बहुत नेगेटिविटी, कुछ भी आप उनकी बात करते थे, गुजरात से न्यूज़ निकलती थी, वो न्यूज़ घूम के 2002 पे पहुंच जाते थे. ये हमेशा चल रहा था उनके साथ मीडिया में स्ट्रगल. एक नेशनल ब्रांडिंग में एक नेगेटिविटी उनको फेस करना पड़ रहा था. दिस इज द फर्स्ट टाइम ही स्टूड अप एंड शोड एक एग्जांपल के साथ कि आई कैन बी वेरी प्रोग्रेसिव एंड आई कैन ब्रिंग इन बिजनेसेस एंड आई कैन बी प्रोडक्टिव, गुड फॉर द इकोनॉमी. देयर इज दिस होल साइड एंड पीपल सॉ इट लाइक लाइव. इसमें फिर देयर वाज नो मीडिया इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्ड. सो दिस वाज द टाटा नैनो व्हिच क्रिएटेड ममता ब्रांड, टाटा नैनो व्हिच क्रिएटेड मोदी ब्रांड नेशनली. मोदी ब्रांड था, हाँ, and sank itself. Yeah, that's what happened. This is very interesting. It brought both the people on the main stage as CM and as PM. And then it did its job. It did its job. It came for this only. Yeah, probably. Okay. So after that, after Bengal, where did you go? After Bengal, शुरू से प्लान था कि दोस्तों के साथ ट्रिप करना है. Obviously स्पेशल प्लेस है, मदर के साथ जो ट्रिप किया ये किया, बट वो दोस्तों के साथ ट्रिप और ट्रिप्स के परमिशन, और बिकॉज 2 साल से हम पढ़ाई कर रहे थे, तो जो फंड्स बचे हैं और सब कुछ सारा प्लानिंग. इट फेल्ट एज आप 2 साल की जो पढ़ाई है उसका सारा वो कर रहे हैं, रेस्ट, यू आर टेकिंग योर ओन रेस्ट पीरियड. हाँ, 2 साल की पढ़ाई और आगे के आने 20-30 साल के स्ट्रगल के पहले रेस्ट ले. ओके. हाँ. सो फ्रेंड्स के साथ बहुत लंबे समय से प्लान चल रहा था. हमने एक्चुअली प्लान किया था नेपाल जाने का. ओके. और ये मेरे साथ दूसरी बार हो गया अभी, तो मैं पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, बट नेपाल अर्थक्वेक आया था उस समय. अच्छा, 2015. हाँ, हमारा सारा प्लान दिस हाँ 2015, और हमारा सब कुछ प्लान रेडी था, बट वी डिडंट गो. अप्रैल में ही आया था. अप्रैल में ही आया था. हाँ. सो इनफैक्ट उसका एक जिक्र भी है, मेरे फ्रेंड की शादी में लखनऊ में अटेंड कर रहा था, तब झटके आए थे. हाँ. तो बट वो अर्थक्वेक सुबह के टाइम आया था. सुबह. हाँ. या तो मैं लखनऊ शादी के लिए गया था, हम सब होटल में रुके हुए थे, वहाँ पे हमें वो झटके आए थे. और इट लेड टू अ लॉट ऑफ कॉमेडी. आई स्टिल हैव अ स्कार, मतलब रनिंग अवे आई वो उसके होटल के गेट में. अच्छा. कुछ थोड़ा वो लॉक प्रोट्रूडिंग था. वो मेरे हाथ में लगा, एक स्कार हो गया. तो घर आने के बाद मेरे चाचा लोग मजाक भी कर रहे थे कि तुम दोस्त की शादी में गए थे या एक्स की शादी में गए थे, नस वस काट के आए हो, बिकॉज यहाँ पट्टी चढ़ा हुआ था. अच्छा. तो ये नेपाल ट्रिप हमारा डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से. अच्छा. बट एक बार मन किया था कि जाके वॉलंटियरिंग वगैरह करें, बट वो भी घर से तो जाने नहीं मिलता किसी को, क्योंकि घर से 2 बार अर्थक्वेक, 1 बार भी नहीं 2 बार अर्थक्वेक आया था वहाँ. तो 2 बार के बाद तो घर वाले कह रहे, तीसरी बार आया तो वहाँ क्यों जाओगे. सो नेपाल वी हैड टू शेल्फ, बिकॉज हमें आगे लेह लद्दाख भी जाना था, परमिशंस बहुत सारे चाहिए थे. अच्छा. तो नेपाल शेल्फ कर दिया. फिर हम चले गए काशी. ओके. हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई जिन फ्रेंड्स के साथ मैं घूम रहा था, आयरॉनिकली ये मेरे IIM वाले फ्रेंड्स नहीं थे. मोस्टली ग्रेजुएशन ट्रिप लोग करते हैं, जैसे IIM से ग्रेजुएट किया, तो IIM वाले फ्रेंड्स मेरे NIT वाले फ्रेंड्स थे. अच्छा. पटना वाले फ्रेंड्स थे. तो उनके साथ निकला मैं. पटना से काशी की ट्रिप थी. वहाँ दैट वाज काशी विश्वनाथ में पहली बार मैंने, मतलब बचपन में गया हो तो नहीं पता. अच्छा. हाँ, तो कुछ एक्सपीरियंसेस वहाँ के हैं, वहाँ के रियलाइजेशन है. एज इट से कि जब हम मंदिर गए अंदर,
अंदर तो जहाँ अहिल्याबाई होलकर का बना हुआ गर्भगृह, वहाँ पूरा पूजा दर्शन वगैरह किया, फिर बाहर निकले। अहिल्याबाई होलकर का? हाँ जी, उनका बनाया हुआ जो है। बट जो पुराना हमारा था, जहाँ पे नंदी महाराज आज भी हैं, गेट नंबर 4 इधर मस्जिद की तरफ फेस करके, तो जब हम वहाँ पहुँचे ऑलमोस्ट शाम का समय था, और वहाँ पे एक पंडित थे जो पूजा की तैयारी कर रहे थे, बहुत बूढ़े, लाइक 80 साल के कम से कम, इवन मतलब बेंट एट हिज बैक, इतने बूढ़े थे वो। तो वो शाम की पूजा की तैयारी कर रहे थे, हल्का झाड़ू वाड़ू लगा दिया वहाँ कुछ एकदम बिल्कुल आराम से। तो उन्होंने बोला जाओ कुछ नंदी जी के कान में कुछ विश मांगना है तो कुछ बोल दो। ठीक है। एंड सब ने किया वो, हम सब अपना अपना विश मांग के फिर निकल आए। फिर उन्होंने थोड़ा हमें कहानी भी बताया कि वहाँ पे यूल सी देयर इज़ अ वेल जो सील्ड है। तो पूरा कहानी बताया कि कैसे अटैक तो काशी विश्वनाथ पे 500 साल तक हुआ है लगभग, बट जो लास्ट अकॉर्डिंग टू जो औरंगज़ेब की सेना का जो अटैक था लास्ट, तो वहाँ उस समय कैसे बाबा को पाताल लोक में उन्होंने सील कर दिया, ये कहानी हमें उस समय बताई गई थी। और फिर खुद भी वो लोग लड़ते हुए सारे बलिदान हो गए, जितने भी पंडित महान थे वहाँ पे काशी विश्वनाथ में उस समय। ये कहानी भी उन्होंने बताई। फिर ऑब्वियसली ट्रिगर्स कि आप जाके फिर रिसर्च वगैरह करते हो, ये सारी चीज़ें। फिर कुछ चीज़ें मैंने बाद में पढ़ी, उसमें जो सबसे मेरे लिए जो सबसे मोस्ट ट्रिगरिंग थिंग फॉर मी वाज कि शिव पुराण में मुझे नंदी जी का भी कहानी मिला। तो उस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था, कहेंगे तो मैं कहानी आपको बताइए। बिल्कुल। एक शिलेदा ऋषि थे। शिलेदा ऋषि को बहुत तीव्र इच्छा थी एक पुत्र की। तो शिलेदा ऋषि बाबा के भक्त थे, वो बाबा के तपस्या में बैठ गए। काफ़ी लंबा उन्होंने तपस्या किया, उनके पूरे शरीर में दीमक वगैरह आ गया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बाबा फाइनली प्रसन्न होकर बाबा ने उनको दर्शन दिया। और कहीं ना कहीं बाबा को भी पता ही था कि भक्त की सुई कहाँ अटकी है। अच्छा। पुत्र चाहिए उन्हें, बाबा को कहीं ना कहीं आइडिया था। तो जब उन्होंने पुत्र की इच्छा जाहिर की बाबा से, तो बाबा ने बोला ठीक है, कर लो, हो जाएगा, पुत्र मिल जाएगा। बस कंडीशन, बाबा ने एक कंडीशन लगाया। ये हमने और भी कुछ कहानियों में सुना है शायद। तो बाबा का कंडीशन ये था कि या तो आपका बच्चा बहुत ही विद्वान होगा पर उसकी आयु कम होगी, या थोड़ा जो हम कहते हैं स्लो होगा। उसकी आयु जितनी लेनी है ले लो, लेकिन थोड़ा स्लो होगा। बट शिलेदा ऋषि पंडित विद्वान आदमी, तो उनको वो जमा नहीं कि बच्चा मूर्ख होगा या थोड़ा स्लो होगा, तो बच्चा ब्रिलियंट ही होना चाहिए। हाँ, उनका शायद बैक ऑफ द माइंड ये रहा हो कि हम आयु का कुछ कर लेंगे आगे चल के। तो उन्होंने वही चूज़ किया। बच्चा हुआ, जब तक ये 7 साल का बच्चा हुआ, तो कुछ और ऋषि उनके गांव से ट्रैवल कर रहे थे। तो शिलेदा ऋषि ने उनको ऑफर किया कि आप रुक जाओ, हमारे यहाँ आश्रम में रहो और बच्चे को अपने साथ रखो। बच्चे को भी बोला इनके साथ रहो, इनकी सेवा करो और इनके साथ शास्त्रार्थ करो, इनसे सीखो, जो मौका मिला है इनसे अच्छे से सीख लो। ठीक है। तो ये भी शायद इनका भी 2-3 दिन का विचार था, लेकिन हफ्ते भर रुक गए, बच्चे के साथ इनका भी मन लगा। जब जाने लगे ये, तो शिलेदा ऋषि ने बोला इनको कुछ आशीर्वाद वगैरह बच्चे को दे दो। तो आशीर्वाद दिया, बोला बहुत तेज़ बच्चा, इसको क्या सिखाऊं, इसको तो सब सीख रखा है इसने, वेद वगैरह सब 7 साल के बच्चे को आता था। अच्छा। सब कुछ। तो ये तारीफ भी करके फिर जाने लगे। फिर शिलेदा ऋषि ने आगे बढ़ के इनको फिर रोका, बोला कि आप तपस्वी हो, आप कुछ ज़मीन जायदाद तो इसको दे नहीं सकते हो, आप आशीर्वाद दे रहे हो, उसमें कंजूसी क्यों कर रहे हो। तो फिर वो भी पूछ रहे हैं उनसे कि क्या ऐसी कौन सी कंजूसी कर दी, कौन सा आशीर्वाद चाहिए बता दो। तो बोले कि आपने बच्चे को चिरायु दीर्घायु कुछ तो आशीर्वाद दिया ही नहीं होने का। तो फिर उन्होंने थोड़ा सीरियसली इनको बताया, देखो हम भी देख रहे हैं कि बाबा ने ही इसको जन्म दिया, बाबा के ही आशीर्वाद से इसका जन्म है, और बाबा ने इसको आयु नहीं दी है बच्चे को। तो आप कहोगे तो हम दे देते हैं आशीर्वाद, अगर उससे कुछ हो जाएगा तो आपको लगता है तो हम दे देते हैं। तो शिलेदा ऋषि वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, आप कुछ नहीं कह पाए वो इसके बदले। बाकी संत ऋषि लोग निकल गए वहाँ से। ये बच्चा देख पा रहा था, बच्चे ने बात नहीं सुनी, बट बच्चे ने देखा कि अगले 1-2 दिन तक कि उसके फादर बहुत टेंशन में है, किसी तरह का डिप्रेशन है या स्ट्रेस कुछ उनको है बहुत ज़्यादा। तो वो जो उन्होंने उस समय बच्चा कम आयु में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, अब उनको सारा टेंशन होने लगा कि 7 साल का हो गया है, अभी तक कोई उपाय नहीं मिल रहा, उपाय कर लेंगे सोचा था। तो 2 दिन तक तो थे ये टेंशन में। फिर बच्चे ने जाके पूछ लिया कि आप जब से वो आप साइड में जाके उनसे बात किया है, पता नहीं क्या बात किया, तब से आप टेंशन में, तो आप बताओ क्या बात हुई। हाँ। और शिलेदा ऋषि ने भी सोचा कि 7 साल का हो गया है, 15-16 साल की आयु है, और विजडम कहीं से कम नहीं है बच्चे का, ही हैज़ एन एडल्ट विजडम। तो ही डिसाइडेड कि बच्चे को बता ही देते हैं अब। तो उन्होंने बच्चे को बताया कि ऐसा ऐसा है।
तो बच्चा, द किड बीइंग अ किड, उसमें ही हैज़ द चाइल्ड्स इनोसेंस, वो हंसने लगा। उसका बहुत लाइट रिस्पॉन्स था कि आप क्या बाबा से भरोसा उठ गया है कि जब व्हेन 0 to 1 इज़ पॉसिबल, आप बाबा से एक बच्चा मांग सकते हो, वो बच्चा हो गया, 7 साल का हो गया, तो क्या हम बाबा का फिर से तपस्या नहीं कर सकते? ये बच्चा बोल रहे हो, बच्चा बोल रहा है, हम फिर से बैठ जाते हैं। हाँ। बाबा इस बार आएंगे, हम आयु मांग लेंगे, इतना ही सिंपल तो है। तो बच्चे ने भी अभी सुनी अपने जन्म की कहानी, तो अच्छा ये होता है तो ये तो कर सकते हैं हम। एंड क्योंकि शैलेंद्र ऋषि के पास भी कोई बेटर ऑप्शन तो था नहीं, तो दे बोथ अग्रीड और दोनों बाप बेटे तपस्या में बैठ गए। इस बार उतना टाइम नहीं लगा, कोई दिमाग विमाग नहीं लगा, क्योंकि 2 जन शायद मिल के कंबाइंड तपस्या कर रहे थे, तो बाबा भी थोड़ा जल्दी आ गए। बट अगेन बाबा को पता था कि सुई कहाँ अटकी है दोनों की, भक्तों की, बाबा को पता था। बट हुआ ये कि जब बाबा प्रकट हुए तो बच्चे का आँख पहले खुलता है। बच्चे का आँख खुला और बच्चा बाबा को पहली बार देखा, और वो ही वाज सो मेस्मराइज्ड दैट ही फॉरगॉट कि उसको विश क्या मांगना था। ओके। हाँ, एंड विश एज इम्पोर्टेंट एज हिज आयु, एज, लाइफ एंड डेथ का मैटर था। बट उस समय वो बच्चा बोलता बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मैं जहाँ जाऊँ आपको देखते पाऊँ, एनी टाइम एनीवेयर, बस यही चाहिए मेरे को, आप मेरे नज़र के सामने रहो। अच्छा, ठीक है। नाउ दिस सरप्राइज, बाबा भी एक्सटेंड के लिए स्टम्प हो गए कि यार ये तो मांगने वाला नहीं था। बट ही टुक अ मोमेंट, देन ही सेड कि ठीक है, एक ऑप्शन है। मैं एक बैल की सवारी करता था, वो बैल खो चुका। अच्छा, इफ़ यू वांट, तो अगर वो वैकेंसी है, अगर इफ़ यू टेक दिस अप, तो ऑल योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। एंड द किड, ये बात नहीं मुझे समझ आई, बैल वाली क्या बात है? मतलब बाबा एक बैल की सवारी करते थे, उनसे वो बैल खो गया था। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला बच्चे को कि ये वैकेंसी है मेरे पास, ओके, अगर ये रोल तुम ले लो, ठीक, अगर तुम मेरी सवारी का रोल ले लो, अच्छा, हाँ, तो फिर तुम कभी भी मेरे साथ ही रहोगे, मेरे नज़र के सामने, मैं तुम्हारे नज़र के सामने ही रहूँगा। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है, आप मेरी नज़र के सामने रहो, इसका वो था। हाँ, बाबा ने ये दीर्घायु तो उसने मांगी ही नहीं, तो उसने मांगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये बच्चे ने भी विदाउट वेस्टिंग अ मिनट ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ओके, हाँ, बिकॉज उसको यही चाहिए था उस समय। अच्छा, और ये तब, अब ये जो बच्चा है, ये जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया, ये बने हमारे नंदी महाराज। ये उनके जन्म की कहानी हमने सुनी। अच्छा, राइट, बच्चे ने वो बैल का रोल ले लिया। राइट, अच्छा, ये हमारे नंदी महाराज के जन्म और उनके बाबा के संगत में कैसे आए, इसकी कहानी है। अच्छा, तो ऑब्वियसली वो बच्चा फिर नहीं रहा, खत्म हो गया, मतलब ट्रांजिशन हो गया, तो खत्म ही हो गया। हाँ, ही वेंट विद बाबा। तो आयु, मतलब वो आयु तो अब तो एंडलेस है। अच्छा, अब तो बाबा के साथ ही लेकिन वो सर बच्चा नहीं रहा, हाँ, एज अ बैल उसकी आयु होगी। हाँ, आयु का तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं रहा। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो माई ओनली थिंग वॉज व्हेन आई वॉज डूइंग दैट, वहाँ पे जाके नंदी जी के कान में हम विश बोल रहे थे, जहाँ हम क्यों ये उनके कान में विश बोल रहे हैं, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द सेम फैक्ट कि बाबा नंदी जी के बात को नहीं टालते, उनके विशेस को नहीं टालते हैं। और अदर थिंग इज़ ऑल्सो कि नंदी जी इज़ ऑलवेज विद बाबा, तो रिमाइंड कर सकते हैं कि भक्त ने ये मांगा था, इसलिए इस आई थिंक इन दोनों रीज़न से ये प्रैक्टिस आ गया, बट आ गया है, सब करते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस एंड स्टिल, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस में मेरे को थोड़ा सा वो इनसेंसिटिव लगा, जहाँ पे कि हम नंदी महाराज को तो देख रहे हैं बट बाबा को नहीं देख रहे। मस्जिद है सामने, अब या तो बाबा भी है कष्ट में मस्जिद में, जैसे हमने एक बार ASI का इन्वेस्टिगेशन में पाया, या फिर दैट विश इज़ अनफुलफिल्ड, जो उनको बाबा अपने नज़र के सामने चाहिए। तो किसी न किसी तरह से तो वो कष्ट में हैं, और हम इसी बिलीव के ऊपर कि बाबा उनकी बात सुनते हैं और पूरी स्टोरी में हम बिलीव कर रहे हैं, तभी हम उनके कान में बोल रहे हैं। ऑल्दो शायद मुझे ये लगता है, रिग्रेट ये है कि या तो ये इनसेंसिटिव है या इग्नोरेंस है। इनसेंसिटिव अगर हम जानते हुए भी कर रहे तो, इग्नोरेंस इसलिए क्योंकि वी हैव फॉरगॉटन आवर हिस्ट्री, आवर स्क्रिप्चर्स, ये हैबिट्स और प्रैक्टिसेस कहाँ से आई ये हम भूल चुके हैं, बट वी आर रिपीटिंग द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। और हमें एंड टू एंड नहीं पता। हाँ, और जब हमें एंड टू एंड कोई चीज़ नहीं पता होती, तो हमें मतलब किस चीज़ को रिक्लेम करना है, हाँ, वो नहीं पता है। हाँ, हमें पता ही नहीं है, मतलब नंदी तक ही हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया, बट हमें पता ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं और किसकी और हमें रिस्पेक्ट करनी है। तो एक सिविलाइजेशनल एमनीजिया काइंड ऑफ ही है। राइट, हाँ, हाँ, दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि पूरे बुक के रिसर्च फेज में दिस इज वन स्टोरी व्हिच मेड मी रियलाइज हाउ इग्नोरेंट वी आर। amnesia, civilizational amnesia is a very good word because we don't even know that we don't know it. We don't know, हाँ, तो वो प्रॉब्लम, हाँ, एक तो होता है प्रॉब्लम है और पता होना, हाँ, एक होता है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम है उसका पता ही नहीं है। हाँ, तो हमें सारी आई थिंक ठीक है, सिंड्रेला की कहानी पता है और ये सब पता है, बट आई थिंक देयर शुड बी अ वे कि हम अपना कल्चर, अपना हिस्ट्री भी, एंड दीज आर स्टोरीज, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोपगेट, स्टोरीज ही हैं, and that is why like stories are the easiest to propagate. So these are all in stories form.
मोस्टली एटलीस्ट दैट पार्ट देर इज ऑब्वियसली आप वेद वगैरह में घुसोगे तो देर इज साइंस फिलोसफी एंड एवरीथिंग वो सब भी है बट एटलीस्ट द स्टोरी पार्ट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट एंड बियॉन्ड दैट आई थिंक जो इंटरेस्टेड हो वो फिलोसफी और साइंस भी एक्सप्लोर करे एंशिएंट फिलोसफी एंशिएंट साइंस सब ज़रूर एक्सप्लोर करे बट इतना बेसिक तो आई थिंक इज समथिंग वी शुड फाइंड आउट अ वे टू get them more popular and to more people की अभी चलिए हो रहा है धीरे धीरे हम सब उसी ट्रैक पर ही like even स्टोरीज के थ्रू बुक्स के right, थ्रू मूवीज right. के थ्रू है ना हाँ सो ट्रैक इज वी आर ऑन द राइट ट्रैक हाँ and this is why it is very necessary otherwise we'll be just zombies you know repeating behaviors और practices ऑब्वियसली व्हेन एनी सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन एमनीजिया में हो तो यू आर स्टिल कॉलोनाइज्ड yeah मतलब you might not be colonized geographically, Yeah. but you will be importing ideologies from outside, हाँ. which will anyways make you colonized. right because there was this very fair criticism I've heard that India before becoming modernized became westernized. Japan on the other hand they embraced modernization but they did not westernize their culture. They did not let easily allow complete westernization of their culture. They have held back to a lot of things in their culture which even shows like in modern cinema and art forms and also it shows that they're bringing their culture into it. So उनका वहाँ पे इंडिया का फ्लिप हमने वेस्टर्नाइजेशन इक्वल टू मॉडर्नाइजेशन कर दिया Right. तो वो हमारे कर्व का पार्टी नहीं है राइट विच इज़ वाई अब हमें रिक्लेम करना पड़ रहा है राइट अपनी हिस्ट्री अपना लिनियज और अपना हेरिटेज ही हमें रिक्लेम करना पड़ रहा है विच शुड नॉट हैव बीन द केस ये इतने सालों तक अगर कॉन्टिन्यूटी में थी तो कॉन्टिन्यूटी में रह सकती थी ऑब्वियसली देवर दिस मैकॉले आइडियोलॉजी दैट वी हैव टू फर्स्ट मेक द इंडियंस एक्सेप्ट वेस्टर्नर्स and their literature, history and everything as superior, everything including their clothing to everything, every part of their civilization as superior to ours and leave our own is only when we can be colonized properly. So obviously that was successful to a great extent, but luckily our civilization is still here, we are still here and I'm very hopeful that we are of all the efforts to reclaim. No, it's upward and upward only. Yeah. Up and up only. Yeah. तो जैसे कि आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं सो आपका बंगाल बिहार झारखंड रीजन आप सब देखते हैं सो आप बंगाल और झारखंड की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं सी झारखंड पॉलिटिक्स सो फार बहुत नेसेंट है वैसे तो आई वुड से बिकॉज इवन व्हेन छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म साथ में बना था छत्तीसगढ़ में 15 साल तक एक सरकार रही झारखंड में 15 साल तक कोई भी 5 साल एक सीएम नहीं रह सका अच्छा 5 साल का गवर्नमेंट किसी ने रन नहीं किया 15 साल तक इनफैक्ट 2014 में 2000 के बाद 2000 में झारखंड बना 2014 में पहली बार रघुवर सरकार वाज एबल टू कंप्लीट 5 years दैट वाज द फर्स्ट फॉर झारखंड तो कंसोलिडेशन और सेटलिंग डाउन अभी आप कह सकते हैं लास्ट 1 decade से इट इज़ ऑन बट फिर 2019 आई थिंक बीजेपी एनडीए लॉस्ट दैट इलेक्शन डिस्पाइट हैविंग द काइंड ऑफ वोट शेयर एंड ऑल एवरीथिंग बिकॉज थोड़ा सा एरोगेंस था थोड़ा जो नेचुरल अलायंस है इनका गठबंधन टूटना बीजेपी आजसू का ये दैट वाज सफिशिएंट टू पुश जेएमएम कांग्रेस इनटू पावर ओके हाँ अदरवाइज देयर इज़ नो अदर स्पेशल रीज़न बिकॉज रघुवर दास का 5 year जिस तरह का काम लोगों ने देखा काम लोगों ने पसंद किया हाँ देर वर अदर थिंग्स विच में अदर डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स कैन कंप्लेन एंड ऑल बट काम के लिए अभी भी लोग अच्छा ही कहते हैं काम जैसा आई थिंक इनफैक्ट जो बाबूलाल मरांडी जी के फर्स्ट टर्म में जो काम देखा गया था उसके बाद क्योंकि 5 साल मिला भी नहीं किसी को 5 साल मिला इनको और 5 साल में इन्होंने उसके बाद इनके काम का ज़रूर तारीफ होता है और ये अगर शायद गठबंधन नहीं तोड़े होते तो 2019 में ये वापस आते हैं अच्छा हाँ सो एक वहाँ पे हो गया गठबंधन तोड़ना 2019 में फिर इन्होंने एक और मेरे हिसाब से गलती की कि बाबूलाल जी हैड लेफ्ट बीजेपी उनकी जेवीएम पार्टी जो टूटी या उस समय तो 19 के इलेक्शन के बाद देन जेवीएम को और बाबूलाल मरांडी को वापस अपने पार्टी में लेना आई थिंक वो ऑब्वियसली फॉर बाबूलाल मरांडी बीजेपी इज़ द होम बिकॉज ही हैज़ बीन एन आरएसएस गाई उनकी लड़ाई भी बीजेपी से थी जब वो निकले लड़ाई खत्म होगी तो वापस वो बीजेपी में ही आएंगे सो दिस इज नेचुरल कोर्स बट एट द सेम टाइम बीजेपी एनडीए डिड नॉट गेन फ्रॉम हिम कमिंग बैक बिकॉज एज लॉन्ग एज ही वाज आउटसाइड
outside of the party. Most of his vote bank was tribal and minority. Okay. हाँ, because naturally most of his aggression was towards BJP. So most of the votes he was getting was anti-BJP. So he was directly damaging JMM's votes. Right. So bringing him into the party did not translate. Those votes did not translate towards BJP. Because ये वो लोग थे जो जिन्हें BJP नहीं पसंद. वो JMM पहले उनके साथ इसीलिए थे बिकॉज वो बीजेपी भी नहीं थे. हाँ, JVM was इनफैक्ट बीजेपी नहीं पसंद होने का मेजर रीजन है रीजनल सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है झारखंड में. ओके. इन सम प्लेसेस. तो JVM was creating that regional face, regional alternative to JMM. Okay. Right. So as long as they were in the field, it was benefiting BJP in that sense. कि there was one more regional face competing with JMM. कंपटीशन उनका वहाँ चला था. उनको ख़त्म करने के बाद हुआ क्या कि वो जो वोट जो इतने दिन तक इन्होंने संभाल के रखा था वो वोट सारे JMM में जो हम देख रहे हैं. JMM पीछे आप देखेंगे तो 2019 तक वो 19 में भी 19% ही है एंड 14 में भी JMM अराउंड 19% ही है. 14 में JMM कांग्रेस का गठबंधन नहीं था. 19 में JMM कांग्रेस का गठबंधन था. तो बट ये पहली बार होता है 19 के बाद 24 में कि JMM 19 से करीब 23-24% वोट शेयर पे जंप कर जाती है. विच आई हैव अ फीलिंग इज मोस्टली वॉट बाबूलाल मरांडी JVM का वोट बीजेपी में ट्रांसलेट नहीं हुआ जो इसमें ट्रांसलेट हुआ. सो फर्स्ट मिस्टेक आई थिंक वाज दैट कि उस पार्टी को किसी भी तरह से बीजेपी में लाना या ये करना. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक. सेकेंड वन वाज अलॉन्ग द सेम लाइन्स. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे. चंपाई सोरेन ने पार्टी छोड़ा जो उनके CM रहे जब हेमंत सोरेन जेल में थे. लोबेन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स ने छोड़ा. इफ़ दे हैड नॉट जॉइन बीजेपी एक थर्ड फ्रंट क्रिएट किया होता तो जैसे एक जयराम फैक्टर आया हमारे यहाँ जो कुर्मी वोट बैंक को उसने कैप्चर किया झारखंड में. तो कुर्मी वोटर्स वेर लार्जली आजसू NDA BJP इस साइड में थे. बट जैसे JVM था JVM ख़त्म हो गया जेल के आ गया जयराम न्यू पार्टी. और ये सेम जो बीजेपी के जो JMM के साथ हो रहा था JVM कर रही थी वो जेल के हमने NDA वोट्स के साथ कर दिया. NDA का वोट स्प्लिट हुआ एक नई पार्टी को गया. बट वो जो स्प्लिट JMM का हो रहा था वो सारा बीजेपी ने अपनी गलती से कंसोलिडेट कर दिया. अच्छा. हाँ. ओके. इंटरेस्टिंग. हाँ. सो दिस बिकॉज झारखंड बहुत छोटा है स्टेट बट डेमोग्राफिकली लैंग्वेज और इन टर्म्स में बिकॉज ट्राइबल एरिया है सो देर इज़ आइसोलेशन. सो सारे देर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. इतने छोटे स्टेट में इतना डाइवर्सिटी शायद आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा जितना झारखंड में मिलेगा. तो वोट बहुत जल्दी टूट जाता है. हाँ. सो यू नीड टू अप्लाई दीज टैक्टिक्स ऑल्सो. बाइनरी इलेक्शन दीज आर नॉट वेरी बाइनरी बाइपोलर काइंड ऑफ इलेक्शंस. यू नीड ऑल ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज ऑल्सो which I think BJP missed out on or NDA missed out on very heavily in Jharkhand. Okay. And JMM जिसने आज तक ये नहीं किया था 24 में they got that advantage. अच्छा. हाँ. अच्छा. So which is why आपने पहली बार देखा कि हमारे यहाँ कोई CM रिपीट हो गया. क्योंकि वो कास्ट और SC ST वो सब उनके साथ ही रहे. हाँ. I will not say SC ट्राइबल. हाँ. क्योंकि SC पॉलिटिक्स आज तक झारखंड में हुआ नहीं. SC पोलराइजेशन या SC पॉलिटिक्स आज तक झारखंड में नहीं हुआ है. We have seen that in बिहार यूपी बहुत large तो ये कास्ट का बिहार में क्या सीन है एक्चुअली में. मतलब जितना बिहार बदनाम है कास्ट के लिए उतना है एक्चुअली ग्राउंड में उतना है. सी कास्ट बिहार सी इट्स लाइक दिस. इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कास्ट पूरे इंडिया में ठीक है. इट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है. और पॉलिटिकल फील्ड में आप जब उतरते हैं तो अब तो बहुत रेलिवेंट है कास्ट. एंड इट्स वेरी इट्स एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट कंसल्टेंट सेफोलॉजिस्ट वट एवर ये सबसे पहला चीज़ है सबसे ईजी चीज़ है जिसमें हम वी काइंड ऑफ डू ऑल स्टडीज़ कि मतलब व्हाट डज दिस डेमोग्राफी वांट व्हाट डज दिस डेमोग्राफी वांट. अब आप खुद समझिए कि डेमोग्राफी तो हम इकोनॉमिकली भी करते हैं मिडिल क्लास भी करते हैं और लोअर क्लास भी करते हैं अपर क्लास भी करते हैं. बट उसमें वो उस तरह के ट्रेंड्स नहीं हैं वोटिंग में जितने कास्ट में हैं. इट इज़ अ रियलिटी. हाँ. कि आपको कास्ट में जो ट्रेंड मिलेगा वो किसी और तरह से आप बाइफरकेट कीजिएगा तो उतना आपको सॉलिड ट्रेंड नहीं मिलेगा जितना कास्ट में मिलता है. सो देर इज़ दिस कास्ट कम्युनिटी वो है. एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो वो इतना जल्दी जाएगा नहीं. आई हैव सीन इट इन राजस्थान ऑल्सो. इट्स वेरी एविडेंट एंड
ऑन योर फेस सॉर्ट ऑफ पूछ लेते हैं आप किसके हो। मेरे को नहीं समझ, मैं पहली बार मुझे नहीं समझ में आता आप किसके हो का मतलब। फिर मुझे एक्सप्लेन किया कि किसके हो का मतलब यू हैव टू टेल कास्ट। होता हाँ, तो ये राजस्थान में भी पूछा गया मेरे से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में, बट आई थिंक क्या होता है कि राजस्थान में शायद उतना माइन्यूट डिवीजन ऑफ कास्ट नहीं एट प्ले है, इट्स मच ब्रॉडर। बिहार में लोग क्योंकि शायद द नॉलेज ऑफ कास्ट और उसका एप्लीकेशन डे टू डे में इज़ वेरी माइन्यूट। सो कोई बाहर से जाता है तो शायद वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे कास्ट हैं और इतने सारे। तो जैसे आप बता रहे थे कि कास्ट की जो रियलिटी है वो इंडिया में काफ़ी जगह है, बट सिर्फ बिहार इसके लिए इतना बदनाम क्यों है? हाँ, कास्ट की रियलिटी तो हर जगह है। लाइक इवन इफ़ वी गो टू साउथ तो हम देखते हैं कि कर्नाटका में जाते हैं तो लिंगायत कम्युनिटी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ के पॉलिटिक्स में। तो ये सिर्फ इट्स नॉट इवन अ नॉर्थ इंडिया ओनली फिनोमेना, बहुत अच्छे से साउथ इंडिया में अगर कास्ट नहीं है तो फिर कम्युनिटी आइडेंटिटी है, वेदर इट कम्स फ्रॉम योर लैंग्वेज और रिलीजन या जैसे भी हो। सो दीज थिंग्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इलेक्टोरली, पॉलिटिकली तो है। सोशली मे बी ऐसा है कि बिहार में बहुत डिटेल्ड है। शायद बाहर के लोग अगर जाते हैं बिहार तो इतने सारे कास्ट, और लोगों सबको इतना डिटेल्ड कास्ट का नॉलेज ये होना, ये बड़ी बात है। हाँ, तो इनफैक्ट माई लर्निंग ऑफ कास्ट केम फ्रॉम माई स्टे इन पटना। अच्छा। as long as I was in NIT पटना, तो my learning of caste did come from there because उसके पहले I came from an upbringing जहाँ पे कुछ नहीं बताया गया था कास्ट के बारे में। बस आपको ये पता होता है कि आप क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, उस लेवल तक की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, उससे ज़्यादा कास्ट का अवेयरनेस ही नहीं था। इनफैक्ट आई डोंट नो इफ आई शुड टेल दिस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड माई नेम, बट मेरा नाम पहले प्रणव प्रताप सिंह था भी नहीं। आई हैड अ वेरी कास्ट न्यूट्रल नेम विच वॉज अ ट्रेंड इन बिहार एट द टाइम। ओके। हाँ, एंड इट्स जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस कि मेरे नाम में सिंह क्यों नहीं लगा है, बिकॉज देयर वाज अ फ्रेंड हु आस्क्ड मी दीज क्वेश्चंस। आई केम होम एंड आस्क्ड दीज क्वेश्चंस एंड पापा उस समय न्यूमरोलॉजी देख रहे थे तो चेंज कर दिया उन्होंने कि तुम्हारा न्यूमरोलॉजी गलत है, कुछ चेंज कर देते हैं। अच्छा। अदरवाइज मेरा नाम भी वैसे ही रहता, कास्ट न्यूट्रल, विच अ लॉट ऑफ अस वर डूइंग एट द टाइम। वो ट्रेंड था अराउंड द टाइम आई वाज बॉर्न। तो एंड फॉर बहुत उसके आगे पीछे 10 साल वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। अब जैसे हमने सिविक्स की किताब में तो पढ़ लिया तो 4 वर्ण जान गए हम, उसके आगे कैसे कास्ट बाइफर्फिकेशन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल की जानकारी है। तो बिहार में बाइफर्फिकेशन और उसकी जानकारी और उसको कह सकते हैं कि वो देख के पीपल डू गेट सरप्राइज, बट उसका रेलेवेंस एटलीस्ट वोटिंग पैटर्न्स उन चीज़ों में तो कम्युनिटी डिसीजन, सोशल डिसीजंस, पॉलिटिकल, इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा हर पूरे इंडिया में ही इसका रिलेवेंस है। बट मेरे को थोड़ा सा, बिकॉज आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप मुझे बताइए कि कास्ट ही एक आइडेंटिटी क्यों है जो इतना ग्लू देती है लोगों को? जैसे आपने बोला कि बहुत सारे और भी डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, बट जिस लेवल पे कास्ट से वोट्स यहाँ वहाँ स्विंग होते हैं और कास्ट से इलेक्शंस डिफाइन होते हैं, तो कास्ट ही वो एक आइडेंटिटी क्यों देता है जो बाकी चीज़ें नहीं दे पाती? सी आई थिंक दिस इज़ ये कल्चरल मेमोरी है। बिफोर डेमोक्रेसी हम बोले जैसे अभी डेमोक्रेसी इज़ द वे वी आर चूजिंग टू गवर्न आवरसेल्फ। अभी सम पीपल चूज कम्युनिज्म, वो भी चल रहा है, बट आई थिंक इसमें देयर इज़ नो डिबेट दैट डेमोक्रेसी हैज़ वर्कड बेटर देन कम्युनिज्म, और एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द टेरिटरी डेमोक्रेसी इज एक्टिव अपॉन, उस टर्म्स में तो हम बोलेंगे डेमोक्रेसी हैज़ थ्राइव्ड मच बेटर देन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के फेलियर्स हमें ज़्यादा दिखे। तो अब इफ इट कम्स टू गवर्निंग सिस्टम, बिफोर जो मकौले ने जो सिस्टम को हटाने के, जिसको रिप्लेस करने की बात की थी कि इनको अपने कल्चरल आइडेंटिटी और इन सब चीज़ों, हिस्टोरिकल जो इनका आइडेंटिटी है उसको एलिमिनेट करके दे हैव टू स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न आइडियल्स एंड दीज थिंग्स। इसके पहले जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम था, जिस सिस्टम की वो बात कर रहा है कि इवन अ विलेज इज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, दैट इकोनॉमी इज ऑल्सो अ कास्ट इकोनॉमी, बिकॉज वंस यू से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इज लाइक it's a lot of barter trades, it's not as much of currency transaction. It's like agar if you are growing food, so the other people in your village do not have to worry about growing food. अगर उनके घर में शादी भी है तो फूड आप पहुंचाओगे, अगर आपके घर में शादी है तो बाकी बर्तन लोहार के यहाँ से आएगा, ये आएगा। देयर वाज दिस काइंड ऑफ अ विलेज इकोनॉमी व्हिच वाज कंप्लीट इन इटसेल्फ फॉर मोस्ट ऑफ द रेगुलर नीड्स, व्हिच इज व्हाट मैकॉले वाज टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग, कि ये जब तक हम ब्रेक नहीं करें तो वी कांट गेट इनटू इट। So ये it was a governance system which lasted for thousands of years. So इसका cultural memory तो रहेगा ही।
Governance systems, caste was- economic system, political Yeah, system, everything integrated, हाँ, है it ना? was not just identity. For so many years, it was everything. It was how you're governed, how the economics works, what you're producing, how much you're producing. Everything is related to that. So इसका मेमोरी, कल्चरल मेमोरी तो आई थिंक बहुत लंबे समय तक रहेगा. एंड आई थिंक द वे वी सी कास्ट एज अ प्रॉब्लम, we need to acquire a new view about caste, because just how this is a governance system, caste was a governance system, and I would say there was a time which I think there is no disagreement on कि एक समय था जब इसकी शुरुआत हुई तब इसमें रिजिडिटी नहीं थी, हेरिडिटरी रिजिडिटी तो बिल्कुल नहीं थी. और वी कांट इवन इमेजिन कि कोई इंसान खड़ा होकर बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ और आज से मैं ब्राह्मण रहूँगा और तुम शूद्र हो और तुम कल से शूद्र रहोगे. सो इट ऑब्वियसली स्टार्टेड एज आपकी रोल क्या है सोसाइटी में. रिजिडिटी नहीं थी और प्रोफेशन बेस्ड था. हाँ, प्रोफेशन बेस्ड था. बट रिजिडिटी कहाँ से आई? रिजिडिटी आई बिकॉज आई थिंक अगर हम ये समझ जाएंगे रिजिडिटी कहाँ से आई, तो वी विल सी वेयर द एक्चुअल विलन इज. कास्ट इज नॉट द विलन, विलन इज दैट रिजिडिटी. या विलन भी मेरे हिसाब से कहना गलत है, बिकॉज व्यू जो वो शुरुआत किसी और उससे हुई, हाँ, और वो बिहेवियरली सोसाइटी में कुछ और बन गया. हाँ, और वो वंस इट गेट्स टाइड टू योर बर्थ, तो अब आपको तो जैसे मैंने बोला कि कम्युनिज्म, वी हैव सीन इट्स फेलियर्स फॉलिंग अपार्ट बहुत सारे जगह पे. बहुत कम समय, 100 साल के समय में हमने देख लिया. डेमोक्रेसी में आप आएंगे तो डेमोक्रेसी में भी हम ये काम करते हैं जो कास्ट सिस्टम में हम कर रहे थे. डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, भले उसके लिए इफ़ ही डजंट क्वालिफाई इन इंडिया ही गोज टू यूक्रेन, नेपाल या कहीं भी जाए, लेकिन वो वहाँ भेज के उसको डॉक्टर बनाता है बिकॉज उसका एक एस्टैब्लिश सोर्स ऑफ इनकम है. सो ये डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमंस एंड एवरी अदर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज हमने इतना तो डार्विन के बायोलॉजी में पढ़ लिया है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज हियर टू प्रोपोगेट. दैट्स द फर्स्ट एंड ओनली गोल विच इज़ इनकोडेड. मतलब वो भले कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म हो या उस कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म नहीं हो, दे आर ऑल हियर, इट इज़ इनकोडेड टू प्रोपोगेट. इंसान में एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहता है. बस ये दिस इज द मेजर डिफरेंस बायोलॉजिकली इन अस. सो आई थिंक ये हेरिडिटरी वाला प्रिंसिपल, आप सिस्टम चेंज करते रहो, हम हर सिस्टम के साथ ये लूप होल निकालेंगे. आप पॉलिटिशियन हो तो हम चाहेंगे कि हम पॉलिटिशियन बना दें, क्योंकि मेरी दुकान चल रही है, तो मैं दूसरा दुकान क्यों उसको मेहनत करने बोलूँ अपने लड़के को. ये टेंडरनेस. और आप भी उसी मतलब यू विल हैंड इट ओवर टू द पर्सन हुम यू ट्रस्ट योरसेल्फ. राइट. आप किसी बाहर वाले को थोड़ी बुलाओगे. हाँ, सो आई कैंट इवन से दैट दिस फीलिंग इज द विलन, बट ये जो मोटिवेशन है ये एक अलग चीज़ है. कास्ट सिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है. दिस इज द करप्शन विच विल ब्रिंग इन टू एवरी सिस्टम, अगर करप्शन बोलो, बिकॉज इसके लिए वी आर गोइंग टू, ये ह्यूमन नेचर है. हाँ, बट इट डज समटाइम्स और यूजुअली प्रोवोक करप्शन, बिकॉज ये एक ऐसा सॉफ्टनेस, टेंडरनेस है फॉर योर ऑफस्प्रिंग कि इसके लिए वी आर रेडी टू क्रॉस एनी बाउंड्रीज एंड लाइंस. तो हाँ, दिस इज नॉट मोरली करेक्ट, ठीक है, एज लॉन्ग एज आई एम गिविंग इट इन टू द फैमिली एंड ऑल. तो ये एक जगह है, मे बी इट इज़ अ रूट ऑफ दैट करप्शन, बट दिस टेंडरनेस इज़ वेरी नेचुरल. इट्स हाँ. और इसको हम जब कास्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि सिस्टम वॉज रॉन्ग. सिस्टम तो चल गया हज़ारों साल, ठीक है. दीज करेंट सिस्टम्स हैव टू प्रूव कि वो कितने साल चलेंगे बिफोर वी मेक इट कम्प्लीटली हेरिडिटरी या जो भी बोलो, और ऑल अदर करप्शंस दैट वी कैन ब्रिंग इनटू अ सिस्टम, बिकॉज सिस्टम राइट या रॉन्ग नहीं होता, समय के लिए राइट या रॉन्ग होता है. एंड देन वंस वी स्टार्ट करप्टिंग इट, तो देयर इज एन ओवरहॉल दैट इज नीडेड. बट वी हैव टू सी कास्ट एज सेपरेट एंड all the other things which we are still carrying. We have just dropped caste. As in fact, I would say we have not even completely dropped caste in the governance system. Because what was caste? Caste was like like the ideal form of caste was you are identified by your role in the society. And according to that role, you are given a certain privilege, even your rations, your accommodation, everything is determined according to your role in the society, right? That is the basic original idea, right? आई थिंक अभी हम GST में वही कर रहे हैं. आई एम इन सर्विस सेक्टर, आई पे 18% GST, आई एम अ शूद्र. एंड पीपल हु आर इनटू ट्रेडिंग एंड ऑल, उनका थोड़ा सा GST कम है, उनको 5% to 8% थोड़ा कम आ गया, पर 5% पे. सो आई थिंक कहीं ना कहीं इन प्रैक्टिस आपके सर्विस के अकॉर्डिंग व्हाट योर रोल इन द सोसाइटी, पॉलिसी वैसी डिसाइड, पॉलिसी वो अगर देखें तो इट हैज़ गॉट अ रूट इन दैट कास्ट सिस्टम एज वेल, द ओरिजिनल कास्ट सिस्टम. सो आई थिंक हाँ, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग कैरी कर रहे हैं उसमें भी. बट हाँ, स्ट्रक्चरली तो एलिमिनेटेड है, बट वील स्टिल हैव दोज.
इन बिहेवियर और इन एक्चुअल प्रैक्टिस। हाँ। तो आपने बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग में मेंशन किया है कि काशी में हाँ। जो गैंग्स ऑफ वसेपुर है, आपने वो हवेली विजिट की अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप उसकी मूवीज के साथ कैसे वो देखते हैं, जक्सटपोज करते हैं? सो आई थिंक आई डिड ऑलरेडी मेंशन कि ये ट्रिप मैंने किया था अपने पटना वाले ग्रेजुएशन फ्रेंड्स के साथ। सो जब मैं पहली बार जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी फिल्म, पुणे में था मैं, और उस हॉल में बैठ के आई यूजुअली गो फॉर दीज इंडी मूवीज एंड ऑल एंड पे एंड वॉच फॉर इट इन अ थिएटर। हॉल में मेरे अंदर आई हैड दैट फीलिंग कि मैं पटना टेलीपोर्ट हो गया पटना। एक दो डायलॉग्स वैसे निकले। ऑल्दो आई एम फ्रॉम धनबाद, आई ग्रो अप इन धनबाद, शायद मैंने बदमाशी ज़्यादा पटना में करी है, दोस्त और वो ज़्यादा घुमा हूँ मैं, मेरे दोस्त सर्कल वैसा है, तो मुझे तो पटना याद आया, धनबाद से ज़्यादा पटना याद आया। और आई वॉज वेरी हैप्पी विद द मूवी डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम धनबाद। मतलब आई नो उस मूवी में इंसिडेंट्स आर ऑल मोस्टली ट्रू, मोस्ट इंसिडेंट्स आर ट्रू, बट एट्रीब्यूशन थोड़ा गलत है उसका। थोड़ा नहीं, बहुत ही गलत है, बिकॉज लिखने वाले वासेपुर से हैं, जीशान कादरी, ही इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड, वो वसेपुर से हैं, और शायद क्योंकि उनका कहना है कि ही वॉज नॉट द ओनली वन हु हैड अ से इन द फाइनल स्क्रिप्ट। तो जो फाइनल स्क्रिप्ट है दैट इज़ वेरी फ्लिप्ड बिकॉज इट्स वेरी वसेपुर सेंट्रिक। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसका एट्रीब्यूशन उल्टा कर दिया। ओके। तो जैसे पेट्रोल पंप पे मर्डर हुआ है, अच्छा। हाँ, तो वो मर्डर उन्होंने इंसिडेंट्स वैसे सही दिखाए, ठीक है, बट आई थिंक वो जो रेप वाला सीन था उसमें कि एक मुस्लिम लड़की का रेप होता है, वो सीन ही दूसरा था। इट वॉज नॉट इवन अ रेप सीन एज फार एज धनबाद रिमेंबर्स इट। इट वॉज अ हिंदू गर्ल हु ran away with a Muslim boy of Vasipur. Okay. And the city was boiling. It had come to a point where a riot was almost imminent. And the actual guy, Suraj Dev Singh, Ramadev Singh is his younger brother, the name they used. अच्छा। So Suraj Dev Singh ruled with that philosophy कि शहर में एक ही गुंडा होगा, एक ही बदमाश होगा, जो होगा वो मैं होगा. That is what we know. He kind of उस शहर का जो क्राइम या डिसिप्लिन चीज़ें हैं, वी यूज़ टू लिव इन दैट सिटी. वहाँ पे कोल मर्डर्स हो रहे हैं एंड वी यूज़ टू लिव फियरलेसली. 9 से 12 के शो में वी यूज़ टू गो विद आवर फैमिलीज, विद आवर टीनेज सिस्टर्स, डॉटर्स, और 10 रुपये का टिकट. उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह के थिएटर में आराम से जाते थे बिना किसी डर के. इवन हाँ, बिकॉज आई थिंक वो कल्चर उस शहर का हो गया था वैसा कि जो बदमाशी है, आप कोयला में हो, इन चीज़ों में हो तो वो होगा, बट अगर आप उसमें नहीं हो तो इट विल नॉट इवन टच यू, इट विल नॉट इवन बॉदर यू. बिकॉज बहुत अच्छा कोल इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे. इट इज़ अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सॉर्ट ऑफ टाउन, और वो लोग रह रहे हैं बहुत आराम से. हाँ, सो इट वॉज लाइक दैट. तो जो हमने देखा कि बहुत एट्रीब्यूशन, तो हुआ क्या था, ही डिडंट वांट अ राइट, सो ही वेंट एंड गॉट दैट गर्ल बैक टू हर होम. एंड एज फार एज वी नो, देन ही सेड कि अगर ये इफ इट रिपीट्स एंड एनीवन हु टॉक्स अबाउट अ राइट, कि अब राइट होगा, तो सबसे पहले मेरे हाथ से वो पिटेगा इफ द गर्ल गोज अवे अगेन. अच्छा. हाँ, बिकॉज देन इट इज़ नॉट द सिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरा शहर जलेगा इसके लिए. हाँ, so he probably read something like that, but probably at worst it could have been something like a love jihad, जो कि उस समय बात नहीं होती थी. But he could see some kind of a consent, whether it's brainwashing or not, but he could see some kind of consent. So that was the real story. There was no rape, as such. अच्छा. So and then that story got flipped. So we still absorbed all of that. Being from there, knowing all of that, we still absorbed all of it. In fact, there is a quite an Easter egg in the movie itself. Is something that I've told a lot of my friends who have acted in the movie, and they're still looking for a counterpoint to this, is that never among any of the Vasipur characters did the movie ever show anyone getting involved with coal, right? Achha. So they are either into scrap business or fishery. That's their source of income, is what they've shown, like very clearly, right? But they've never seen them getting involved with coal. At max, they showed them to filling sand in one of the empty mines. So they never got involved with coal. If you're not involved with coal, you are not in top 100 of Dhanbad. If you're not in top 100 of Dhanbad, you have no business sitting in the same room with Suraj Dev Singh और Ramadev Singh, जिनको भी वो दिखाना चाह रहे थे उसमें. So there is a huge gap. आपके बीच में there is a huge gap. मतलब जो असली चीज़ थी, और मतलब कि एक तो एट्रीब्यूशन आप बोल रहे हैं गलत है, और ऊपर से इंसिडेंट्स भी थोड़े फ्लिप किए गए. हाँ. एंड आयरनी ये है
कि हम धुरंधर को बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है हाँ। और इसको बिकॉज ये स्क्रूटिनी में नहीं हाँ। है, ये छोटे शहर में सेटअप हुई है मूवी, हाँ। तो इसको तो हमने प्रोपेगेंडा, तो हमने इसके साथ वर्ड कभी सुना ही नहीं. हाँ। वी जस्ट अप्रिशिएटेड द आर्ट ऑफ इट. हाँ, बिकॉज धुरंधर की कहानी पूरी दुनिया, मतलब एटलीस्ट पूरी इंडिया को पता है. इंसिडेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर देयर, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम रियल इंसिडेंट्स, ये सिर्फ धनबाद, झारखंड, आसपास यूपी, बलिया, जहाँ के बहुत सारे लोग हैं धनबाद में, इन लोगों को पता है. तो इतना बड़ा ऑडियंस नहीं है, बट इवन इन दिस ऑडियंस वी गेव दिस मूवी अ लॉट ऑफ लव, नोइंग दैट पूरा एट्रीब्यूशन फ्लिप्ड है. वी गेव दिस मूवी अ लॉट ऑफ लव. आई गेव दिस मूवी अ लॉट ऑफ लव. सो आई थिंक वी शुड keep that maturity. I think I'm very happy that Anurag Kashyap, out of all the people, had the decency to say that it's a well-made movie, but he disagrees with its politics, which is Dhurandhar, right? Because he, at least that is, I think, his payback, because he received a lot of, despite his politics, his own politics, that people can, because it's a very strong politics. A lot of people disagree with that politics and still love Gangs of Wasseypur. I can find a lot of those people, right? Because they've thought they got some kind of cultural, linguistic representation in Bollywood because of that movie, so they love that movie. Probably that is one probably big reason why they love that movie. But at least he paid it back when he was talking about Dhurandhar, and I think that is how civilized we should remain when discussing cinema and art. Absolutely. Yeah, because at least we are not claiming that Dhurandhar is flipping or reattributing or misattributing things. At least we are not claiming that. Even the people calling it a propaganda are not claiming that. They're saying it's favoring a particular ideology, a particular party. Yeah. We can say that about a lot of. We can say that about a lot of movies. Yeah. That's true. Yeah. So अभी एक लाइटर उस पे आते हैं. आपने बुक में रोमांस की भी बात की है, अरे. और आपने इस तरह से बात की है कि वो एस्केपिस्ट नहीं लगा कि मतलब बहुत जगह से आप परेशान. कई बार हम रोमांस में इसीलिए एंटर होते हैं कि इट लेट्स अस एस्केप फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वो भी इसी इंडिया के बीच अपनी जर्नी में अनफोल्ड होता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए. So the best thing about it is it was someone जो it's a very बहुत पुरानी दोस्ती भी थी, क्योंकि आप स्कूल से किसी को जानते हो. तो वो दोस्ती, इवन टुडे माय स्कूल फ्रेंड्स आर द वंस हु स्टैंड बाय मी in everything, like even when the book was launched and on all those occasions, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स दिल्ली में, they were around in all the events and all. So वो स्कूल वाली फ्रेंडशिप अलग ही होती है. Like I think it was not a school romance. I think school romance का कुछ और होता होगा. I never did a school romance. I was a very shy kid. So but स्कूल वाली फ्रेंडशिप थी. So I think we are still friends. हम भले साल में एक बार बात करते हैं. So that kind of respect and mutual respect, and even that friendship ki I'm there for you, we still have that. But unfortunately we had very different careers, very different locations, very different lives. So it didn't last as but we lasted as friends. Okay. So that's a good thing. That's a good thing. Say. So I want to understand your outlook about this thing, that आप इस बुक में छोटी छोटी डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, होटल रूम्स, टिफिन क्यूज एंड कुछ ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस. सो आपको क्या लगता है कि जब आप इंडिया को समझते हैं तो उसके लिए हमें मॉन्यूमेंट्स, उनकी हिस्ट्री, ये समझना काफ़ी होता है, या हम जब एवरीडे डिस्कम्फर्ट्स को समझते हैं, उनकी एब्सर्डिटीज़ देखते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया को समझने के लिए? आई थिंक एक तो मॉन्यूमेंट्स पे भी अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं एट्रीब्यूशन सही करने के लिए. ठीक है, तो वो इवन दैट इज एन ऑनगोइंग स्ट्रगल, सो वी कांट गिव अप ऑन दैट ऑलरेडी. बट व्हेन इट कम्स टू पीपल, आई थिंक इट्स अ कन्फेशन ओनली विच आई हैव रिटन इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, कि जब वो 6 फुट का दिल्ली पुलिस का जवान मेरे सामने चल के आ रहा था, तो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज थोड़ा टेंस, कि मतलब वी डोंट हैव अ गुड परसेप्शन. एक तो ही लुक्ड हरियाणवी, ही वॉज हरियाणवी, एंड ही हैड पूरा पहलवान फिजिक. तो फर्स्ट रिएक्शन वॉज थ्रेट परसेप्शन. ठीक है, एंड विच कम्स फ्रॉम आई डोंट नो वेयर. आई हैव उस समय तक तो आई हैड नॉट इवन मेट इतने हरियाणवी या इधर के लोगों से. तो इट कम्स वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम पॉपुलर कल्चर और वट एवर, बट आई फेल्ट वेरी गिल्टी इमीडिएटली, बिकॉज द मोमेंट ही ओपनड हिज माउथ ही वाज सो पोलाइट. अच्छा. हाँ, तो ये मैंने अपना भी एडमिट किया है कि हाँ, हमारे वी कैरी a lot of these I think prejudices, and which I don't know where they are rooted. Traveling particularly is the best way to
get rid of those preconceived notions which you have ना about people, about places, and थोड़ा सा आप ओपन माइंड के साथ ट्रैवल करो, जैसे मैंने बोला कि उनके हिस्ट्री, उनके बैगेज, उनके बारे में भी थोड़ा सा समझो, तो आई थिंक वो समझ में आता है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है. नहीं, और आपने काफ़ी सारी हैवी चीज़ों को भी बड़ी अवेयरनेस और ह्यूमर से आपने उसको डील किया है. सो ह्यूमर वाज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू डील विद दोज थिंग्स. Humor is always the best defense mechanism. हाँ. Yes. So yeah, humor obviously is defense mechanism. सिर्फ आपने you have kept it light actually. That was the attempt. कि it should not get very preachy also. कि even if I'm trying to get my message across, it should not be very preachy. It should be the more relatable it is, उतना अच्छा है. तो आप अपने story, अपने situations, अपने awkwardness, अपने mistakes, इन चीज़ों के साथ अगर आप relate कर रहे हो तो शायद you'll get the message or the part of the message that you want to keep, because इतना as an author इतना awareness है मेरे को कि 100% of the message 100% of the author नहीं readers नहीं accept करते. So whatever part you want to उनका keep, अपना भी तो outlook है ना. right, हाँ. So whatever part you want to keep, the lighter it is easier to go through it and think about it, at least give it a fresh perspective. There is a lot of perspective shifts that I've tried. Yeah. What is the difference between the person who started this journey और आज मैं जिस इंसान के सामने बैठी हूँ? Okay. So Maturity में, outlook में क्या फ़र्क आया? I believe this journey first of all never stops. It depends on your perspective, because as I said, मैं नहीं जानता था ये करते समय, ये अपने चाची के चुनाव में नहीं जानता था कि आई विल बिकम अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट. सो हाँ, तो आई थिंक एक डिफरेंस तो आप वैसे ही कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो उस समय थी और जो अभी है, तो उसमें तो डेफिनेटली प्रोफेशन ही बन गया. अब तो प्रोफेशन ही बन गया. सो बट दैट वाज प्रॉब्ली अ जोक, डिड नॉट लैंड वेरी वेल, बट हाँ, दैट इज़ वन एस्पेक्ट दैट चेंज्ड. बट आई चोज अ प्रोफेशन इन विच आई थिंक मेरे को उतना ग्रास रूट एक्सेस मिलता है. In my profession as well, in day to day as well, I get that kind of grassroots access. So this kind of, if you want to learn from people and learn about people, that kind of never stops if you keep that perspective open. So I think वो change आप जब भी मिलोगे तो मुझ में और आप में भी वो change हमेशा रहेगा, as long as आप उसी perspective से open mindedness से चीज़ों को देखेंगे तो हमेशा I think. और उस phase में तो this is all we were doing, experience collect कर रहे थे. This career, political analyst career, combine both of your desires of marketing and your interest in politics. Yeah. Right? Yeah. हाँ. So इसी के साथ हम ये डिस्कशन कंक्लूड करते हैं. तो रीडर्स के लिए ये बुक पढ़िएगा, करी समर, एंड इसके राइटर है प्रणव जी. बहुत बहुत थैंक यू स्टूडियो में आने के लिए. धन्यवाद. Thank you.